छोटा सैंपल कहलाता है। दो तरह के सैंपल होते हैं, एक लार्ज सैंपल और एक स्मॉल सैंपल। जब आप स्मॉल सैंपल लेकर अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं, या मान लीजिए आपने अपने पूरे जो रिसर्च एरिया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, और जो कोटा सैंपलिंग से आपने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, और छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने के बाद जो आपकी नंबर ऑफ साइज थी उन छोटे पार्ट्स की, वो अगर 30 से कम है, तो उनके जब आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करेंगे और रिजल्ट निकालना चाहेंगे आप पॉपुलेशन के बारे में जो भी आपने एस्टिमेट किया है वो कितना सही है कितना गलत है, या उनका सैंपल के मीन का और सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का, पॉपुलेशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना अंतर आ रहा है, क्या वो अंतर स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये अगर आपको जांचना है, ये आपको टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट टी टेस्ट काम में लेंगे। बेसिकली स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज में कितना अंतर है, या टी डिस्ट्रीब्यूशन की मेन प्रॉपर्टीज कौन सी है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जैसी है या उससे अलग है, ये हम पता लगाएंगे। और टी टेस्ट के डिफरेंट वर्जन कौन कौन से हैं, इसकी जो अलग अलग वर्जन हैं टी स्टैटिक्स के, कौन कौन से कब कब कौन सा टी स्टैटिक कौन काम में लेंगे, वो हम पढ़ेंगे इसमें। और इसकी जो अजम्पशंस हैं टी टेस्ट की, वो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, कौन सी अजम्पशंस की फुलफिल करने पर टी टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में, जो अभी अपनी नेक्स्ट क्लास चलेगी, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और टी डिस्ट्रीब्यूशंस की वेरियस एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ काम में आता है, कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है, क्या दो सैंपल की मीन का डिफरेंस पता लगाना हो, या एक सैंपल की मीन और उसके पॉपुलेशन के बीच में कोई डिफरेंस जो है वो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये पता लगाना हो। जब अपन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं तो हम पॉपुलेशन के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट ले लेते हैं कि साहब हाँ पॉपुलेशन ऐसा है, अगर उसके बाद फिर हम एप्रोप्रिएट टेस्ट लगाकर उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद हमारे जो कंक्लूजन्स आते हैं उनके आधार पे पता लगता है कि हमारा जो टेस्ट था उसने क्या बताया है, कि हमने जो पैरामीटर के बारे में, हमने पॉपुलेशन के बारे में जो हाइपोथेसिस ली थी वो सही आ रही है या नहीं आ रही है, दोनों में कोई डिफरेंस है तो वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है, ये हम जो है वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आपको इसके स्टूडेंट टी टेस्ट के कुछ केस स्टडीज करके, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी चार वो कंडीशंस हैं जिनमें टी टेस्ट को जो है वो यूज किया जाता है, वो कौन कौन से मतलब प्रमुख बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए टी टेस्ट अप्लाई करने से पहले, और कहाँ टी टेस्ट अप्लाई करना चाहिए ये भी हमें पता चलेगा इसके करने के बाद। अब हम स्टूडेंट टी टेस्ट की अगर उस वापस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, तो स्टूडेंट का जो टी टेस्ट है वो 1905 में पब्लिश किया था। विलियम सिली गॉसेट नाम के एक सांख्यिकीविद थे, विलियम सिली गॉसेट जो है वो आयरलैंड में एक जो है किनीज एंड सन्स करके डबलिन में एक वो थी मधुशाला थी, उसमें कार्यरत थे। और वहां के जो एम्प्लॉइज थे उस मधुशाला में, गिनीज एंड सन्स क्या थी, एक मधुशाला थी, बियर बार था, वहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को, वहां पर काम करने वाले जो उनके एम्प्लॉइज होते थे, उन्हें उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स, अगर कोई किसी प्रकार की रिसर्च उन्होंने की है या उन्होंने कोई स्टडी की है, तो उसको पब्लिकली जो है वो रिपब्लिश करने का उन्हें अधिकार नहीं था। उन्हें ये अधिकार नहीं था कि अपने रिसर्च को जनता के सामने रख सकें, लोगों के सामने रख सकें। तो इसलिए फिर क्या किया, विलियम सिली गॉसेट ने अपने एक उपनाम स्टूडेंट के उपनाम से अपनी जो फाइंडिंग्स आई थी, किसके बारे में थी फाइंडिंग्स थी उस बियर बार के बारे में, जो डबलिन आयरलैंड में स्थित थी, संचालित होती थी। वहां की बियर के बारे में इन्होंने, जो बियर बिकती थी वहां पर, उस बियर के ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी की। और चूंकि वहां पर रहने वाले एम्प्लॉय को अपना रिसर्च पब्लिकली पब्लिश करने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक उपनाम स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट टी टेस्ट का नाम मिला इसे, उपनाम से स्टूडेंट के नाम से उन्होंने पब्लिश किया। गॉसेट का मानना था कि जो इसमें गिनीज एंड सन्स जो मधुशाला है, जो बियर बार है, वो जो है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बियर मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है, अवेलेबल कराता है।
इसके लिए इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सर इसको किसी भी स्कॉच, प्रकार से। सर हेलो, स्कॉच वाइन और बियर में क्या अंतर है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये टी टेस्ट का है, हम मुझे 1% नहीं रखेंगे, चाहे गांव में रहे, हम नहीं रख पाएंगे। सर आप बता हम रहे हो छोटे बच्चे को स्कॉच। रखते हैं, हम 1% नहीं रखेंगे, साफ सी बात। और ज्यादा किसी ने जिद की तो हम कानपुर चले जाएंगे, तुम ये मुझे रहेंगे। इतना आइडिया नहीं है। मैडम कानपुर जाने वाले, एक मिनट म्यूट कर लो सर। मैं एक जानकारी चाह रहा था कि हाँ, बियर, स्कॉच और वाइन में क्या अंतर होता है? बियर में अल्कोहल की क्वांटिटी कम होती है, बाकी दोनों का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो सर आप पढ़ा रहे हो ना बियर स्कॉच के लिए, तो मैं आपसे पूछ नहीं लूं नहीं, जानकारी। मुझे तो सर मैं सिर्फ, आपको बाद में डिफरेंस बता दूंगी, मेरे पास एक है प्रेजेंटेशन। हाँ, टी टेस्ट का मुझे था, तो टी टेस्ट के जो बैकग्राउंड में जाना था बेटा, इसलिए मैंने ये बताया आपको, क्योंकि ये बेसिकली जो टी टेस्ट का निकल के आया, खोज जो हुई है, वो बियर बार में या गिनीज एंड सन्स नाम की एक मधुशाला थी, वहां से ये डेवलप हुआ है, इसलिए मुझे वहां तक जाना पड़ा है। तो ये जो बताता है, वो ये बताता है कि गिनीज जो बियर सर्व करता है, वो क्वालिटी में इतनी अच्छी है कि उसे कहीं पर भी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको विज्ञापन करने की कहीं जरूरत नहीं है। और उनका ये भी मानना था कि जो आदमी इससे वंचित रह जाता है, उसे सिर्फ आप क्या दे सकते हैं, सिंपैथी दे सकते हैं, कि भाई विज्ञापन की बजाय उसको आप सिंपैथी दे सकते हैं कि आप इस चीज से रह गए हैं। ऐसा मानना था विलियम गोसेट का। पर वहां पर कार्यरत जो भी एम्प्लॉय थे, उन्हें अपनी रिसर्च को पब्लिकली जो है पब्लिश करने का अधिकार नहीं था, इसलिए गोसेट ने स्टूडेंट की उपनाम से इसको प्रकाशित किया, और बाद में टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टूडेंट के टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, या सिंपली इसको स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। सर रूरल टूरिज्म के बारे में बताना कुछ, रूरल टूरिज्म के बारे में। किसके बारे में? रूरल टूरिज्म, ग्रामीण में कैसे टूरिज्म बढ़े, उसके बारे में बताओ। ग्रामीण में टूरिज्म कैसे बढ़े? ये सर कैसे बढ़े वो? टूरिज्म के लिए तो आप टूरिज्म वाले एक्सपर्ट से पूछना है। वैसे बेसिकली तो जब आप अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, अच्छा उनको हेरिटेज फैसिलिटीज दे देंगे, अच्छी टूरिस्ट फैसिलिटीज अगर देंगे आप रूरल एरिया में किसी भी टूरिस्ट को, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, वो तभी बढ़ पाएगा, और उसका अच्छे से हमारे एडवर्टीजमेंट क्षेत्र होना में सर चाहिए। बहुत सारे चौमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और वो बूढ़ादीत में महादेव जी का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, और ये आप दरगाह है एक अपने झालावाड़ में, बहुत सारे रहते हैं टूरिज्म के। तो यहाँ कोई मतलब इस पे सर्च कर ही नहीं रहा सर, तो इसमें कोई बता भी नहीं रहा, कहाँ से गाइडलाइन मिलेगी सर मुझे? आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको टूरिज्म को डेवलप करना आपका काम नहीं है। आप तो सिर्फ अपनी रिसर्च कीजिए कि वहां पर टूरिज्म की पोजीशन क्या है, और डाउन है तो क्यों है, और इसको अपलिफ्टमेंट करना है, इसको उठाना है तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे। आप पॉलिसी तो मेकर्स वही तो मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूँ सर, मुझे क्या क्या काम करने हैं, मुझे क्या क्या रिसर्च में लिखना है, मेरी थ्योरी में क्या रिसर्च क्या में आपको लिखना ये है। लिखना रिसर्च में आपको ये लिखना चाहिए, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लें कौन कौन से आपके रूरल टूरिज्म की डेस्टिनी है, कौन कौन से एरियाज हैं, उन एरियाज की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, प्रेजेंट जी पोजीशन सर। अगर बुरी है तो क्यों है, आपको ये फाइंडिंग्स करनी चाहिए। उसके बाद उनको बढ़ाने के लिए कौन कौन से सजेशंस होने चाहिए, ये आप पॉलिसी मेकर्स को, टूरिज्म तो डिपार्टमेंट को आप लिख के भेजिए अपना। पढ़ाने नहीं सर, पढ़ाने के लिए कौन से चाहिए तो आप बताओगे सर, पढ़ाने के लिए कौन से चाहिए? टूरिज्म मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, मेरा स्पेशलाइजेशन तो ट्राइबल डेवलपमेंट है। ट्राइबल ट्राइब्स पे आप पूछोगे तो मैं ट्राइब्स बता सकता हूँ। ओके सर, सॉरी, ओके सर। तो टूरिज्म का कौन है सर? टूरिज्म का कोई है ही नहीं क्या अपने विश्वविद्यालय में? टूरिज्म का अपने यहाँ मैडम है ना, अनुकृति मैम है टूरिज्म की, अच्छा वो है डॉक्टर क्या? अनुकृति शर्मा। सर आपको ओम सर, आपको डॉक्टर अनुकृति मैम ने उस क्लास में बोला था कि वो आपकी सुपरवाइजर है, वो आपको हेल्प करेंगे। तो मैडम आपको क्या तकलीफ आ रही है, मैं सर से पूछूं तो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो बाकी का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? तो तकलीफ आ रही है तो क्या मतलब है? आप क्या आप टाइम सर मैं तो ओम सर, पूछूं। मैं आपको जस्ट बेटा हेल्प कर रही इसको हूँ अपन कि बाद मैम में भी हेल्प करने अपन के बाद लिए में इस ऐसे पे बता रही हूँ। अपन इस पे बाद में डिस्कस रात कर लें, को बोलिए। क्लास को कंटिन्यू करें प्लीज। सर का काम स्टैटिक उड़ाने दो सर को। स्टूडेंट का जो सर मैं टीचर, लॉग आउट हो जाऊं फिर? सर मैं लॉग आउट हो जाऊं, एब्सेंट नहीं लगेगी? नहीं नहीं आप कंटिन्यू कीजिए बेटा, क्यों लॉग आउट हो रहे हैं आप? नहीं मैं लॉग आउट हो जाता हूँ सर, सबको तकलीफ है तो भाई मुझे तो पूछना है, मैं तो पूछूंगा सर। नहीं आप पूछिए जी मैं आप आपका तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं सही मैं लॉग आउट पूछ हो रहे जाता हो हूँ, जब अगर इनको सबको तकलीफ है तो मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। कंसर्न तो नहीं है तो इससे जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब यूज किया जाता है, मैंने जब आपको ये लेक्चर स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जब काम में लेते हैं जब हमारा सैंपल का साइज 30 या 30 से कम हो।
और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या हो, वो अननोन हो, वो अज्ञात हो, हमें पता नहीं है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है। टी स्टैटिक को जो हम डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, टी इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन की जो अपन ने हाइपोथेटिकल वैल्यू एज्यूम की है वो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, और अंडर द रूट एन, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सैंपल का। यहाँ पर एस जो है वो आपका आएगा अंडर द रूट जो आपकी वैल्यूज है ऑब्जर्वेशंस है माइनस, उसमें से माइनस करेंगे हम किसको, सैंपल के मीन को, और फिर उसका स्क्वायर करके और समीशन करके हम अपॉन में n-1 करके रूट निकालकर उसका निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका x बार क्या है, मीन ऑफ सैंपल है, म्यू क्या है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है जो आपने किसके बारे में ले रखा है, पॉपुलेशन के मीन के बारे में ले रखा है, और s बता रहा है सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को, और n बताता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने सैंपल में कितने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। अगर 30 से कम ही होंगे नेचुरल सी बात है जब आप टी टेस्ट काम में लेंगे, तो अगर 30 से ज्यादा है तो फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा और आपको टी टेस्ट लेने की काम में जरूरत नहीं है, आप वापस जेड टेस्ट पे जा सकते हैं। द टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन ड्राइव्ड मैथमेटिकली अंडर द assumptions ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो सैंपल साइज लिया है 30 से कम का, वो सैंपल हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटा थे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटा थे उनमें से हमने ड्रॉन किया है, उसमें से हमने निकाला है, और जो वैल्यू ऑफ टी की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, वो फंक्शन है किसका, सी ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन वी होल पावर माइनस वी प्लस 1/2। यहाँ पर जो आपका सी जो है वो किसे बताता है, सी तो बताता है कांस्टेंट वैल्यू, अ कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू मेक अंडर द एरिया कर्व इक्वल टू यूनिटी, वो वैल्यू या वो कांस्टेंट जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, इसके कर्व को यूनिटी की ओर लेके जाता हो, इकाई की ओर लेके जाता हो, और v आपका यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो n-1 होता है टी टेस्ट में, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन की मेन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, तो पहली चीज तो ये है कि टी स्टैटिक की जो वैल्यू आती है वो माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी के बीच में आती है। हमेशा इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में भी आ सकती है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू होती है। और इसका जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, सिमेट्रिकली है, और इसका मीन जो है वो 0 होता है अगर सिमेट्रिक है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर का आया हुआ है, तो इसका मीन 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और पैरामीटर ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ये है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ खिसकता चला जाएगा, या यूं कहें टी स्टैटिक्स लाइज टू, या नजदीक पहुंचेगा जेड के। अगर हम सैंपल की साइज को 30 से बढ़ाकर बड़ा करते हैं तो टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कांस्टेंट सी जो है वो किसका फंक्शन है, फंक्शन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी ये जो है वो यूनिटी के नजदीक आता चला जाएगा। द वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 1, हमेशा वेरिएंस जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, वो 1 से ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को बढ़ाते जाते हैं या सैंपल की साइज को बड़ा करते जाते हैं, ये ये जो है ये 1 के पास आता चला जाएगा। और वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टू द वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाते चले जाएं, जैसे 30 से ऊपर निकल जाएंगे, तो ये बिल्कुल कैसा ट्रीट करेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हो जाएगा, बिल्कुल बेल शेप्ड हो जाएगा, बेल शेप आकृति वाला रहेगा। अब जो है वो इसकी आपको मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है बेटा, 3-4 तरह के कर्व बना रखे हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड और पर्पल। अब देखिए पर्पल जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, सबसे ऊपर वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व है, सबसे ऊपर वाला कर्व बता रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। इसका मतलब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 से ज्यादा है इसमें। अब जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती चली जा रही है, कर्व जो है वो यूं से जो इसका शीर्ष है, इसका जो टॉप है वो चिपकता चला जा रहा है, इसका टॉप जो शीर्ष है वो चपटा होता चला जा रहा है, प्लेक उल्टिक होता चला जा रहा है। या यूं कहें कि जैसे जैसे हम सैंपल की साइज को कम करते चले जाएं वैसे वैसे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है
वो टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में आ जाएगा और उसकी जो चोटी है वो चपटी होती चली जाएगी और दोनों पूंछे जो है वो फैलती चली जाएगी। ये एक थंब रूल है। क्या थंब रूल है? ये थंब रूल है कि अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को या जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो जो आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाएगा और टी स्टैटिक्स जो है वो Z में कन्वर्ट हो जाएगा n के इंक्रीज करने पर। अब देखिए यहाँ मैंने अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रखी है। सबसे पहले आपको येलो वाला कर्व दिख रहा है। येलो कर्व जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? इन्फिनिटी है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें n कितना है? इन्फिनिटी है। ग्रीन वाला जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 13 आया तो ग्रीन वाला देखिए शीर्ष या इसका जो बिल्कुल चोटी है इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो नीचे दब के आ गया है एज कंपेयर टू येलो के, ग्रीन में और रेड में और कम हो गया है। देखिए आप जब डिग्री ऑफ फ्रीडम और घटकर कितना आ गया? 5 आ गया है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? टी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो बेल शेप्ड है, सिमेट्रिक भी होता है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में कम ऊंचाई वाला या चपटे शीर्ष वाला होता है, जिसे स्टैटिक्स में जो है वो प्लेटिक उल्टी कहते हैं। प्लेटिक उल्टी का मतलब ये है शीर्ष चपाट वाला। जैसा पहाड़ एवरेस्ट पर्वत की बात करें और एक पठार की बात करें तो इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एवरेस्ट जैसा है और टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पठार जैसा है, कम हाइट का है और इसकी दोनों पूंछें बाहर की ओर ज्यादा फैली हुई है। द अबाउट डायग्राम शोज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है? एक तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की चोटी कम हाइट वाली होती है और दूसरा उसकी दोनों टेल्स, दोनों सिरे ज्यादा फैले हुए होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में। अब हम बताएंगे कि जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या बताता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम डिसाइड करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल वैल्यू हम निकालते हैं कि जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होना चाहिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो आज सुबह मॉर्निंग में जो क्लास थी डॉक्टर पीके रॉय की, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लास्ट क्लास में मैंने भी आपको बताया था, जिसमें टाइप 1 एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है, अल्फा जिसे कहते हैं। ये हम जनरली जो है वो 0.5 लेते हैं। अगर हम एक टेल की बात कर रहे हैं तो 0.05 में 2 का हम डिवाइड कर देते हैं जनरली, और अगर 0.10 लिया है तो उसमें भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। हमने n सैंपल साइज कितना ले रखा है? हमने मान लीजिए 3 ऑब्जर्वेशन के बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है, तो कितना आ गया? 2। और हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान लीजिए हमने 0.10 ले रखा है, यानी 90 डिग्री जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ये आपका इसको हम अपर टेल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले राइट हैंड साइड की टेल की बात कर रहे हैं, दोनों टेल की बात नहीं कर रहे, तो इसको हम 2 से डिवाइड करके 0.5 निकाल लेते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा जो 2 था, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पर ये देखिए 2 के सामने और 0.5 के नीचे 2.920 जो है ये आपकी टेबल वैल्यू बता रहा है टी स्टैटिक की। टेबल वैल्यू जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप हाइपोथेसिस के बारे में, हाइपोथेसिस आपको एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, जो आपका कंक्लूजन है, जो आपका डिसीजन है, वो डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि टेबल वैल्यू जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरीके से देखी जाती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल आपको देखनी है, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पर आप जाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? टी की टेबल वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। टी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम कंपैरिजन करें जेड वैल्यू से, अगर हम यूं बात करें कि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 से लेके 30 तक की बात करें, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 से लेके 30 या यूं कहें 10, 20 और 30 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तब टी की वैल्यू क्या होगी? और जेड की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होता है? 30 से ऊपर जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तभी जेड आता है। आपने कॉन्फिडेंस लेवल ले लिया 0.80, 0.90, 0.95 और 0.99। पहले केस में आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 लिया, फिर 20 लिया, फिर 30 लिया। तो देखिए 0.80 पे चलते हैं हम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपका 10, 20 और 30 है तो देखिए ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? गिर रहा है। 1.372 से 1.325 आ गया, फिर 1.310 आ गया।
अब अगर हम नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 से ज्यादा लें, 30 से अगर ज्यादा लेते हैं, हाँ डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून, हाँ नमस्ते। अच्छा सर, मैं थोड़ी देर में आपको पूछ के बताऊँ, अभी मेरी क्लास चल रही है 3 बजे तक, पूछ के बताता हूँ आपको, है ना। ओके, तो देखिए बेटा, चाहे कोई सा भी आप कॉन्फिडेंस लेवल ले लें, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाते चले जाएंगे, टी वैल्यू जो है वो जेड वैल्यू की तरफ झुकती चली जाएगी या जेड वैल्यू की तरफ बढ़ती चली जाएगी। चाहे आप 0.99 आपने कॉन्फिडेंस लेवल ले लिया, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका जब 10 है तब टी वैल्यू 3.169 है, फिर 20 पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने लिया तो 2.84 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपने 30 लिया तो 2.750 है। अब अगर नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 से ज्यादा लेते तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, जेड स्टैटिक की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.99 पे 2.58 चली जाएगी। तो यहाँ नीचे मैंने आपको नोट करके दिखा रखा है कि टी जेड की ओर बढ़ता चला जाएगा यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कर दें, बढ़ाते चले जाएं, इंक्रीज करते चले जाएं। तो ये जब हमारे रेमेडियल मेजर्स हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन से कई वैल्यूज, टी स्टैटिक से जब वैल्यूज सही नहीं आ पाती हैं, तो हम यही कहते हैं कि हमारे को जो हमारा जो सैंपल का साइज है उससे बढ़ाना चाहिए, क्या पता जो हम वैल्यू चाह रहे हैं वो हमारी वैल्यू आ जाए। अब हम बात करते हैं टी टेस्ट की अजम्पशंस क्या है। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि हमें जो टी टेस्ट में हम जो डेटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं टी टेस्ट से, वो डेटा ऐसा होना चाहिए जो रैंडमली आपने सैंपलिंग किया है, मतलब आपने कोई पक्षपात नहीं किया है। कहने का मतलब ये है, आपकी आंख पर पट्टी बांध दी और आपको आपके सामने 100 पर्ची रख दी, घुमाकर हिलाकर अच्छे से डिब्बे में, और फिर आपसे कहा आंख की पट्टी बहुत मजबूत बांधी हुई, आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, आपसे कहा कि इसमें से आप 25 पर्ची उठा लीजिए या 20 जो है वो पर्ची उठा लीजिए। तो ये होती है रैंडम सैंपलिंग, जिसमें आप कुछ पक्षपात नहीं कर पाए, हाथ से छूकर किसी कागज का खुरदरापन या ऐसा वो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि आपने जो सैंपल निकाला है उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है। दूसरा जो अजम्पशन है वो ये कहती है कि हमने जो 200 पॉपुलेशन मैंने आपके सामने रखा था, जो ड्रम रखा था, वो सारा का सारा कैसा था, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन था। यानी उन 200 को अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करता तो उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर टॉप होता और फिर वापस झुकता चला जाता, बेल शेप में ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता, बेल शेप में बिल्कुल, यानी स्कीवनेस बिल्कुल भी नहीं है, जीरो स्कीवनेस है। इसका मतलब ये होता है x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू z। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जीरो स्कीवनेस। और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का वो हमें पता नहीं है, वो अज्ञात है, अननोन है हमारे लिए बिल्कुल। अब जो है वो बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ काम आता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, स्टूडेंट का टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जनरली सिग्निफिकेंस लेवल को टेस्ट करने की काम आता है, और आपने जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया, तो सर वो ज्यादा, अगर ज्यादा होगा तो अच्छा है या फिर कम की तरफ, वो थोड़ा सा प्लीज देखिए, वो डिपेंड करेगा, कई बार आपके ऊपर बाउंडेशन हो जाएगी, कई बार आपके ऊपर कुछ हर्डल्स होंगे कि आप ज्यादा बड़ा सैंपल नहीं ले पा रहे हैं। आप समझिए मेरी बात, जब आप सैंपल बड़ा नहीं ले पा रहे हैं, आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि आपका सैंपल बहुत छोटा, जैसे मान लीजिए आपका आप ऐसी स्टडी करना चाह रहे हैं, पूरे राजस्थान में स्टडी करना चाह रहे हैं, और राजस्थान की आपने हर जिले से 2-2 गाँव लिए हैं। अब इतना तो संभव नहीं है कि हर गाँव से आप अपने 200 डेटा कलेक्ट कर लें, आप 10-10, 20-20 डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, 20 इकाइयों का चयन करेंगे। अब 20 इकाइयां, जैसे आपने 20 यूनिट्स का, जब आपने 20 यूनिट्स को सिलेक्ट किया रैंडमली, तो अब आपके पास जो सैंपल साइज है वो 20 का ही है। अब आपकी मजबूरी है कि आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेस्ट को, जेड टेस्ट को आप लगा नहीं पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन लेके आपने अपनी एनालिसिस किया, आपने अपने रिजल्ट्स निकाले, उसको इंटरप्रिटेट किया, अब आपके रिजल्ट्स बहुत अजीब से आ रहे हैं, मतलब जो आने चाहिए थे, जो आपने हाइपोथेसिस ली थी वो सारी की सारी आपकी गलत होती चली जा रही है। तब आपको ये तब आपके दिमाग में फिर क्या बचेगा आपके पास कि आपने जो सैंपल लिया था, जो आपने इकाइयों का चयन किया, जो आपने यूनिट्स सेलेक्ट की थी, वो आपने रैंडम अगर नहीं की तो डिसीजन आपकी, ये जो आपका रिजल्ट है वो गलत आएंगे। एक कारण तो ये हो सकता है कि आपने सैंपलिंग टेक्निक्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया, इसलिए आपके रिजल्ट्स अजीब से आ रहे हैं। अब इन अजीब से रिजल्टों को दूर करने का तरीका क्या है,
इनको दूर करने का तरीका ये है कि आप सैंपल की साइज को बढ़ाएं। इसको जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट आपके पॉपुलेशन के नजदीक आते चले जाएंगे। ये डैम श्योर है। सैंपल साइज ये था- बढ़ाएंगे, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम होता जाएगा। जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता जाएगा ना सर? जैसे जैसे आप पॉपुलेशन की साइज बढ़ाएंगे, एन सॉरी सैंपल की साइज बढ़ाएंगे, स्मॉल एन को बढ़ाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो तो n-1 होता है यहाँ टी टेस्ट में। ठीक है, टी टेस्ट, हाँ ठीक है हाँ, सर। टी टेस्ट में जैसे जैसे आपका सैंपल का साइज छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता चला जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरली कहाँ काम आता है? टी डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है जब टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इन अ स्मॉल सैंपल। आपके पास एक छोटा सैंपल है, उसकी मीन जो है उसके मीन की सार्थकता की आपको जांच करनी है, उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेंस की टेस्टिंग करनी है मीन की, स्मॉल सैंपल की मीन की, तब आप क्या करेंगे? टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। एक चीज देख समझ लीजिएगा बेटा, स्मॉल सैंपल का मतलब एन आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ सिलेक्टेड यूनिट्स जो है वो लेस देन 30 है। बार बार मुझे बताना नहीं पड़े कि स्मॉल सैंपल का मतलब लेस देन 30, लेस देन 30। स्मॉल सैंपल मींस n इज लेस देन 30। टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स। अब मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट सैंपल है, दो स्वतंत्र जो है वो प्रतिदर्श है, आपने दो सैंपल ले रखी है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, उनमें कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो उस केस में अगर आप मीन में डिफरेंस करना चाह रहे हैं, उन दोनों के मीन्स में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसकी आपको टेस्टिंग करनी है, तब आप क्या करेंगे? टी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, और दोनों सैंपल कैसे हैं? स्मॉल ही हैं। टेस्टिंग डिफरेंस मीन ऑफ टू सैंपल्स, डिपेंडेंट सैंपल और मैच्ड पीयर्ड ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आप टेस्ट करना चाहते हैं ऐसे दो मीन का जो ऐसे दो सैंपल से लिया गया है जो एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो उस समय भी आप क्या कर सकते हैं? टी डिस्ट्रीब्यूशन को काम में ले सकते हैं। और अगर आप किसी स्मॉल सैंपल के जो आपने ऑब्जर्व किया कोरिलेशन, उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अगर आपको टेस्टिंग करनी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो भी आप क्या काम में लेंगे? टी टेस्ट जो है वो काम में लेंगे। देखिए, हम पहला काम में लेते हैं, फर्स्ट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इन स्मॉल सैंपल। In this case, we determine the whether mean of sample drawn from a normal population deviates significantly from state value, hypothetical value mu। ये बताता है कि हमने जो सैंपल लिया है और उस सैंपल के बारे में हमने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली कि ये सैंपल का जो मीन है, इस सैंपल के पॉपुलेशन का जो मीन है वो ये होगा। ये आपने अपना हाइपोथेसिस ले ली। अब आपने उस सैंपल को लिया और उस सैंपल से आप मीन निकालकर उसकी टी टेस्ट से टेस्टिंग करेंगे कि आपने जो स्टेटमेंट लिया है पॉपुलेशन के बारे में, जो जनरल स्टेटमेंट लिया है, जो हाइपोथेटिकल आपने स्टेटमेंट लिया है, वो कितना इससे अलग है, इसका जो अलग है वो कितना अलग है। अगर इसका जो अलग होने का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है स्टैटिकली, तो आप इस टेस्ट को लगाकर, टी टेस्ट को लगाकर पता लगाएंगे दोनों में जो अंतर आ रहा है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है, स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इस केस में हमें वेरिएंस जो है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं? सैंपल के वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से हम टी स्टैटिक्स निकालकर और फिर उसकी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू और टी की टेबल वैल्यू, इन दोनों में कंपैरिजन कर हम हमारी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हैं। टी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सैंपल के मीन में से आप जो आपने हाइपोथेटिकल मीन ले रखा है पॉपुलेशन के बारे में, उसको माइनस करते हैं और उसके अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का और मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट n आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका क्या है? अंडर द रूट जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से आप क्या करें? सैंपल की मीन को माइनस करके डेविएशन निकाल लें, फिर उसको स्क्वायर करके उनका समीशन कर लें और उसको n-1 से डिवाइड करके अंडर रूट कर लें, तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यहाँ जो दूसरे फॉर्मूले में, पहले में तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा दिखा रखा, दूसरे में मैंने डी से डिनोट कर रखा है। डी जो है वो इसको बताता है, डी बताता है डेविएशन को। हमने जो एज्यूम मीन से डेविएशन ले रखा है, हमने कल्पित माध्य से जो हम डेविएशन लेते हैं उसको बताता है। अब हम जब स्मॉल सैंपल में मीन की लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, उसकी सिग्निफिकेंस क्या जब हम पता लगाते हैं स्मॉल सैंपल में, तो हम किस तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं वो मैंने आपको समझा रखा। दो केस बना रखे हैं बेटा। पहला है आपकी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू,
इसमें हम साइन को छोड़ देते हैं, मॉडुलस में मैंने बंद कर रखा है, साइन को इग्नोर कर देते हैं। टी की कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर टी की टेबल वैल्यू, कौन सी टेबल वैल्यू, 0.05, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने कितना ले रखा है, 5% ले रखा है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टी की टेबल वैल्यू से यदि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो इसका मतलब आपका H0 रिजेक्ट होगा, और दोनों सैंपल के मीन में और पॉपुलेशन की मीन में जो डिफरेंस है वो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है। दोबारा समझ लीजिएगा, केस फर्स्ट, जब भी आपकी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू टी की टेबल वैल्यू से आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में दिया रहता है, या आप अपना रिसर्च जब करते हैं तो आप मान के चलते हैं कि जनरली हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 95% सही है। 5% एरर हो सकती है, टाइप 1 एरर हो सकती है, H0 सही होते हुए भी रिजेक्ट होने की जो संभावना रहती है वो 5% हो सकती है, लेकिन 95% रिजल्ट जो है हमारा वो सही आएगा। अब यदि आपका कैलकुलेटेड वैल्यू टी की 0.5 वाली टेबल वैल्यू से ज्यादा आ जाती है तो आपका H0 रिजेक्ट हो जाएगा, और दोनों सैंपल की मीन में और पॉपुलेशन की मीन में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। और यदि ऐसा नहीं होता है, केस सेकंड में ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब दोनों में सिर्फ नाम मात्र का अंतर है, वो कोई सार्थक नहीं है, सांख्यिकी दृष्टि से बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। इसलिए हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमने जो पॉपुलेशन की मीन के बारे में जो भी हमने हाइपोथेसिस ली थी वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, हमारी H0 एक्सेप्ट होती है यहाँ पर। अब कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन, अब आप पॉपुलेशन मीन की दो लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर और 99% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप दो लिमिट्स डिसाइड कर सकते हैं। एक माइनस करेंगे, एक्स बार में से माइनस करेंगे S/√n इंटू टी की जो टेबल वैल्यू आएगी 0.05 पे वो, और 99% पे आप जाएंगे, जब 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स पे जाते हैं तो एक्स बार में से माइनस करेंगे आप S/n इंटू टी की टेबल वैल्यू जो है वो 99% जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.01 है, और प्लस करेंगे तो अपर वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे तो लोअर वैल्यू आ जाएगी, दोनों में, चाहे वो 95% पे हो चाहे वो 99% पे हो। एक्स बार में से माइनस करने पर लोअर वैल्यू और उसकी उसी वैल्यू को एक्स बार के साथ प्लस करने पर अपर वैल्यू आ जाएगी। उन दोनों के बीच में आपका जो है वो पॉपुलेशन की मीन के आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अब एक एग्जांपल आपको यहाँ दे रखा है, एग्जांपल से बताएंगे। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इन अ स्मॉल सैंपल, फॉर एग्जांपल 10 इंडिविजुअल आर चूजन एट रैंडम। हमने 10 व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों को चूज किया है, सेलेक्ट किया है रैंडमली, हमने कोई पक्षपात नहीं किया, फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड देयर हाइट आर फाउंड टू बी एज अंडर। In the light of these data, discuss the suggestion that the mean height of population is 66 inches. ये डेटा आपने देखिए, ये डेटा देखने के बाद हम ये एक हाइपोथेसिस लेते हैं, ये हम एक काल्पनिक वाक्य लेते हैं कि जिस पॉपुलेशन में से हमने ये 10 डेटा लिए हैं, उस पॉपुलेशन की जो औसत ऊंचाई है, औसत जो हाइट है वो 66 इंचेस है, 66 इंचेस है। ये हमने हाइपोथेटिकली मान लिया है कि जिस पॉपुलेशन से, जिस समूह से, जिस बड़े समूह से हमने ये 10 जो डेटा निकाले हैं, उस पूरे समूह की जो औसत ऊंचाई है वो 66 इंच है। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको, कैसे हम पता लगा सकते हैं। द टेबल वैल्यू ऑफ टी फॉर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारे पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो 9-1 किया तो 10 आ गया। टेबल वैल्यू फॉर टी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारे को दिया हुआ है is 0.262। हम सॉल्यूशन करते हैं, हम हाइपोथेसिस लेते हैं कि भाई जो पॉपुलेशन की मीन है, पॉपुलेशन का जो मीन है वो 66 है, और हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं कि नहीं साहब, पॉपुलेशन का मीन जो है वो 66 नहीं है, या तो इससे ज्यादा है या इससे कम है। अगर हम नॉट इक्वल टू कर रहे हैं, इसका मतलब हम 2 टेल काम में ले रहे हैं, 2 टेल टेस्ट काम में ले रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे को दिया हुआ क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 दिया हुआ है, टी की टेबल वैल्यू दी हुई है आपको 5% या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपका 9 है तब ये वैल्यू कितनी है, 2.262 है। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। सबसे पहले जो आपको ऑब्जर्वेशंस देखे हैं हाइट के एक्स, इनको सबको जोड़ लिया, समीशन एक्स आपका आ गया 678। फिर हमने डेविएशन निकाला एज्यूम मीन लेकर। एज्यूम मीन मान लीजिए मैंने इसमें से 67 ले लिया, ए ले लिया मैंने 67। अब सभी में से मैं 67 को माइनस करूंगा, 63 - 67 -4 आ गया, 63 -
67 अगेन 4 आ गया, फिर 66 माइनस 67 किया, -1 आ गया, फिर 67 माइनस 67 0 आ गया। इसी तरीके से मैंने आगे कर दिया और इसका मैंने डी का भी समीशन कर लिया, समीशन डी एक्स आया प्लस का 8। अब मैं इस डी एक्स का स्क्वायर कर लेता हूँ और स्क्वायर करके उसका समीशन करता हूँ तो कितना आता है, 88 आता है। आजकल तो ये चीजें पहले मैनुअली होती थी, आजकल तो सारा सॉफ्टवेयर इतना अच्छा आ गया है कि आप सारा डेटा अपने एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो आपको टी स्टैटिक्स भी दे देगा, काई स्क्वायर भी दे देगा। जो टेस्ट आपको लगाना है आप इजीली लगा सकते हैं, बस आपको हेल्प चाहिए एक अच्छे स्टैटिशियन की जो इन चीजों से वाकिफ हो। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्स बार क्या आएगा आपका, एक्स बार आ गया समीशन एक्स अपॉन एन होता है 678/10 इज इक्वल टू 67.8। हमने इसी तरीके से एस की वैल्यू निकाल ली, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, 1/n-1 समीशन डेविएशन का स्क्वायर माइनस समीशन डेविएशन का होल स्क्वायर अपॉन एन इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 10 है, 10-1 88 आपका जो है वो समीशन डी एक्स स्क्वायर आया था, माइनस 8/10 8 का स्क्वायर करके अपॉन 10 कर दिया, 8 आपका जो समीशन डी एक्स है। इस तरीके से आपका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया 3.011। अब हम क्या करेंगे, टी स्टैटिक की गणना करेंगे, टी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। टी इज इक्वल टू मैंने बताया था सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन अपॉन एस अंडर द रूट एन। सैंपल का मीन हमने ऊपर निकाल रखा है 67.8 और पॉपुलेशन की मीन के बारे में हमने हाइपोथेसिस ले रखी है कि ये 66 के बराबर है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी ऊपर निकाला 3.011। इसको आपने इसके अपॉन में कर दिया और इसकी गणना करके आपने निकाल लिया, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 1.89। अब क्या करेंगे, हम 1.89 का कंपैरिजन करेंगे इसकी टेबल वैल्यू के साथ। टी की कैलकुलेटेड वैल्यू और टी की टेबल वैल्यू दोनों में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करते हैं तो क्या मिलता है, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू तो 1.89 है और टी की टेबल वैल्यू जो है वो 2.262 है, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है। कम है इसका मतलब हमारी जो H0 है वो एक्सेप्ट होगी। Therefore, H0 is accepted. It means there is no significant difference between sample mean and population mean. हाँ नहीं करेगी बेटा, सॉरी बाद में बात करना। समझ में आया बेटा, यहाँ तक ये समझ में आ गया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। कोई क्वेरी नहीं है? अब अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं और उनके मीन के बारे में, उनके जो माध्य आए हैं, उनके जो मीन्स आए हैं, उनकी डिफरेंस, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसकी अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो भी आप टी टेस्ट काम में लेंगे अगर आपका सैंपल छोटा है। In this case, two independent sample of size n1 और n2, ये दोनों 30 से कम है, is given with means x bar 1 and x bar 2 and standard deviation s1 and s2. We may interested in the testing the hypothesis that sample come from same normal distribution. हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये दोनों सैंपल जो है वो सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है कि नहीं लिया गया है। मतलब ये है अगर सेम से लिया गया है तो दोनों की मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और दोनों का हाँ बताइए। हाँ सर, डिफरेंस तो था ना, 1 पॉइंट कुछ आया और टेबुलर वाला जो है हमारा वो तो 2 पॉइंट समथिंग है। अगर ये बेटा 1, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर 2.262 से अगर बाहर चली जाती, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू टी कैलकुलेटेड की वैल्यू 2.263 चली जाती तो आपका जो है वो इन दोनों में डिफरेंस जो था किसमें, मीन के सैंपल के मीन में और पॉपुलेशन की मीन में जो डिफरेंस था वो सिग्निफिकेंट हो जाता, तो आपकी H0 रिजेक्ट हो जाती और आप ये कहते हैं कि नहीं साहब आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो 66 नहीं है, उससे या तो ज्यादा है या उससे कम है। कितना ज्यादा है कितना कम है ये हम नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है उसकी पॉपुलेशन का मीन 66 तो नहीं है। यस सर, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास दो सैंपल हैं, दोनों सैंपल एक अगर सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर लिए हुए हैं दोनों सैंपल, तो एक पॉपुलेशन का मीन तो एक ही होगा और उन दोनों से जो सैंपल लिए हैं उन दोनों के मीन भी क्या होंगे, या तो उसके आसपास होंगे, इसके पॉपुलेशन के आसपास होंगे, या आपस में भी एक दूसरे के आसपास होंगे। अगर उन दोनों में अंतर स्टैटिकली सिग्निफिकेंट है
तो वो जो डिफरेंस है वो कैसे आया है, वो आपने गलत सैम्पलिंग की है उस चक्कर में आ सकता है। इसलिए इनके दोनों दो सैंपल के जो मीन है उनके बीच में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टी टेस्ट काम में लेते हैं जब दोनों सैंपल की साइज 30 से कम होती है। इसमें जो है हम टी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टी को कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें टी की जो वैल्यू निकलती है, कैलकुलेटेड टी की वैल्यू, वो x बार 1 माइनस x बार 2, पहले सैंपल का मीन माइनस दूसरे सैंपल का मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन और मल्टीप्लाई n1 अंडर द रूट n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। आगे कुछ एग्जांपल करके देखेंगे। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है वो कैसे निकलता है, पहले का डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, समीशन x1 माइनस x बार का स्क्वायर, ये एक्चुअल डेविएशन है, इसका हमने स्क्वायर कर लिया, फिर समीशन कर लिया, और फिर x2 में से x बार 2 निकालकर, x2 मतलब दूसरे सैंपल के ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें से हमने क्या किया, सभी ऑब्जर्वेशन में से x बार 2 को माइनस किया और फिर उसका स्क्वायर निकाला और फिर समीशन कर दिया। अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2, यहाँ 2 इसलिए आया क्योंकि सैंपल की साइज 2 है, अगर 1 होती तो n माइनस 1 ही हो जाता। यहाँ पर क्या है, x बार 1 बताता है पहले सैंपल के मीन को, x बार 2 बताता है दूसरे सैंपल के मीन को, और n1 बताता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट सैंपल, और n2 बताता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड सैंपल। ये देखिए एक एग्जांपल दे रखा है आपको, टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल्स, इंडिपेंडेंट सैंपल्स। एग्जांपल दे रखा है, 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स वर यूज्ड ऑन 5 and 7 पेशेंट्स। मान लीजिए 5 और 7 पेशेंट्स पे हमने क्या किया, 2 प्रकार की ड्रग को काम में लिया उनका वेट को घटाने के लिए, रिड्यूसिंग देयर वेट। ड्रग ए वॉज इम्पोर्टेड है, बाहर से मंगाई विदेशी है, और ड्रग बी जो है वो इंडिजीनियस है, देसी है। द डिक्रीज इन द वेट आफ्टर यूजिंग द ड्रग्स फॉर 6 months वाज एज फॉलोवर्स। अब आप मान लीजिए ये मैंने एक ड्रग का सैंपल ले रखा है, एग्जांपल ले रखा है, कोई फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च करना चाहता है और वो बताता है कि भाई जो उनके प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के 2 अलग अलग कंपनीज के प्रोटीन्स को ले लिया, या 2 अलग अलग कंपनीज के जो भी दवाएं हैं जिससे वो आपने इसका वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं ये प्लेयर्स, उन 2 दवाओं को ले लिया और 5 पेशेंट पे, 5 प्लेयर्स पे और 7 प्लेयर्स पे उसको अप्लाई किया, और उनकी जो एनर्जी लेवल है उसके ऊपर वो अप्लाई करना चाहता है तो वो इस टेस्ट को काम में ले सकता है। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ द 2 ड्रग। अब हमें बताना है क्या इन दोनों में जो डिफरेंस है दोनों ही ड्रग्स में वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, दोनों में जो इनकी कुशलता पर, वेट घटाने की जो कुशलता है दोनों ही ड्रग्स की, उनमें अंतर जो है वो सार्थक है या नहीं है, ये हम पता लगाना चाहते हैं। इफ नॉट, विच ड्रग शुड यू बाय। अगर नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है, तो आप कौन सी ड्रग लेना पसंद करेंगे। नेचुरल सी बात है, जो हिंदुस्तान में बनी है तो हम हिंदुस्तानी है तो पहले हमारे देश की अंदर की जो ड्रग है उसको काम में लेना चाहेंगे, और अगर दोनों की इफिशियंसी में फर्क है और ए ज्यादा अच्छी है तो हम विदेशी वस्तु को आयात करेंगे। देखिए आपके पास ऑब्जर्वेशन कितना है, 7 और 5 12 है, 12 में से 2 माइनस किया तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बच गया 10। डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 पर आपका टी जो है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2.228 है। अब हम सॉल्यूशन निकालने से पहले हाइपोथेसिस लेंगे, हम ये कहेंगे कि दोनों ही ड्रग में कोई अंतर नहीं है। हम सिंपल सा जो सबसे सिंपल वाक्य होता है वो H0 में ले लेते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ द 2 ड्रग्स। अब हमने H0 ये ले लिया तो हमारा HA अपने आप से बन गया, 9 हट जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम स्टेटमेंट रहेगा। क्या रहेगा, H1 HA रहेगा आपका, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ द 2 ड्रग्स। ये आपका HA बन गया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके पहले हमने x बार निकाला, x बार 1 निकाला, समीशन x1 किया 60 आया, और n1 है आपका 5, 60 से 5 को डिवाइड किया 12 आ गया। इसी तरीके से आपने x2 निकाला, x बार 2 निकाला, और आपका समीशन x2 अपॉन n2 77 अपॉन 7 आया, इज इक्वल टू 11 आ गया। अब दोनों में हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, x1 माइनस x बार 1, x1 यानी ए ड्रग के जितने भी जो वैल्यूज हैं उनमें से हम
12 को माइनस करके फिर उसका स्क्वायर करके दोनों का अलग अलग समीशन करेंगे, तो समीशन x माइनस x1 माइनस x बार 1 आपका 0 आ गया। हमेशा जब एक्चुअल मीन से हम डेविएशन निकालते हैं तो उनका समीशन हमेशा 0 होता है, और x1 माइनस x बार 1 करके इसका स्क्वायर कर लें और फिर इसका समीशन करें तो ये कितना आया, 10 आया। सिमिलरली आपने क्या किया, समीशन x2 माइनस x बार 2 किया तो 44 आया। अब हमने क्या किया, s की वैल्यू के लिए इनको फॉर्मूले में रख दिया, अंडर द रूट समीशन x1 माइनस x बार 1 स्क्वायर प्लस समीशन x2 माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर और उसका अपॉन में है n1 प्लस n2 माइनस 2। इस तरीके से आपने वैल्यू निकाली तो 2.324 आ गई आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, टी स्टैटिक निकालेंगे और उसका फॉर्मूला है टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू पहले सैंपल का मीन माइनस दूसरे सैंपल का मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सैंपल का और मल्टीप्लाई अंडर द रूट n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ऐसे आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकल गई 0.735। बताइए क्या डिसीजन रहेगा आपका इसमें। आपकी वैल्यू जो है वो 2.228, यहाँ आपको पहले दे रखी थी 2.228, इससे टेबल वैल्यू से आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत कम आई है। मेकिंग डिसीजन कंपैरिजन बिटवीन टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 0.735 एंड टेबल वैल्यू ऑफ टी फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2.228। तो क्या हुआ, ये दोनों में हमने कंपैरिजन किया तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम है, इसका मतलब हमारी H0 एक्सेप्ट होती है, यानी दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ टू ड्रग्स, देयरफॉर हमारी H0 क्या होगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। मतलब A और B विदेशी दवा और भारत की दवा दोनों ही बराबर कारगर हैं, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, भारत की दवा को ही खरीदेंगे। इसका मतलब हम जो इंडोजीनियस ड्रग है इट मींस B, इसको हम खरीदना पसंद करेंगे। आया समझ में बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे यस सर। नेक्स्ट जो है वो है पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट। पेयर्ड का मतलब ये होता है कि हमने जो दो सैंपल लिए हैं वो दोनों सैंपल एक दूसरे पर थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं। यूज्ड टू कंपेयर टू मींस फॉर विद इन ग्रुप्स डिजाइन अ सिचुएशन इन विच एवरी पार्टिसिपेंट इज द बोथ सैंपल। मतलब हो सकता है कोई पार्टिसिपेंट दोनों सैंपल में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन सम एम्प्लॉइज। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इफेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं ट्रेनिंग का कुछ एम्प्लॉइज पर और उनकी एफिशिएंसी, और फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ अ कोचिंग क्लासेस एक्सेट्रा। अगर हम कोचिंग क्लासेस की एफिशिएंसी का पता लगाना चाहते हैं कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो कैसी है, उस पर अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को काम में लेंगे जब हमारा सैंपल का साइज 30 से कम होगा। इस केस में हमारा जो टी टेस्ट है वो इस तरीके से डिफाइंड होगा, टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू डेविएशन या डिफरेंस बार का मतलब है डिफरेंस का मीन माइनस 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट n। और इसमें जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट समीशन डिफरेंस डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर किया और अंडर द रूट n माइनस 1 कर दिया, या यूं कहते हैं डिफरेंस का स्क्वायर माइनस n और डी बार का स्क्वायर करके सिंपल जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है अपॉन n माइनस 1, वेयर डी बार क्या बताता है, ये बताता है डिफरेंस के मीन को, और डिफरेंस मतलब अंतर जो आ जाता है किसी आपके टेस्ट लगाने, कुछ खुराक देने से या दवा देने से या कुछ एम्पेरिकल टेस्ट करने से क्या डिफरेंस आया है उसको बताता है। डी बार जो बताता है उस डिफरेंस के मीन को बताता है, उस डिफरेंस के औसत को बताता है। और यहाँ पर S क्या है, S आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका डिफरेंसेस का, और n-1 आपकी जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक एग्जांपल है आपके सामने, और ड्रग इज गिवन टू बी 10 पेशेंट्स, 10 मरीजों को एक दवा दी जाती है, एंड द इंक्रीमेंट इन देयर ब्लड प्रेशर, और उनके ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट को जो है वो इस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है 3, 6, -2, 4, -3, -4 सॉरी प्लस का 4, 6, 0, 0, 2। Is it reasonable to believe that the drug has no effect on change of blood pressure? आप ये पूछना चाह रहे हैं या हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमने एक ड्रग 10 पेशेंट को दी और उनके ब्लड प्रेशर में निम्न उतार चढ़ाव आए, उनके डेटा आपके सामने दे रखे हैं, और अब हम ये
एक स्टेटमेंट लेते हैं, क्या हम ये मान लें कि इससे कोई ब्लड प्रेशर पे मरीजों के, इन 10 मरीजों के ब्लड प्रेशर पे कोई चेंज नहीं पड़ा, ये हम मान लें, इसका कोई कारण दे सकते हैं क्या? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे और नॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो आपकी टी की टेबल वैल्यू है वो 2.262 है। अब हम क्या करेंगे, टी का कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे और टेबल वैल्यू से उसको कंपैरिजन करेंगे। ये आपके सामने डी दे रखा है, डी मैंने जो है वो पीछे क्वेश्चन में दे रखा था उसी को ले लिया, 0.36 माइनस 2 4 माइनस 3 46002 और फिर मैंने डी का स्क्वायर करके निकाल लिया, दोनों का समीशन किया, समीशन डी तो आपका 20 आ गया और समीशन डी स्क्वायर आपका 130 आ गया। सबसे पहले मुझे डी बार निकालना है, तो समीशन डी अपॉन एन कर दूंगा, एन अपना 10 है और समीशन डी 20 है, 20/10 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। और फिर मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, किसका, डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, डी स्क्वायर किया, डी का स्क्वायर किया और समीशन किया, तो कितना आ गया, 130 आ गया। 130 माइनस डी का माइनस जो है आपका डी बार लेना था, डी बार मेरा कितना आया है, एन लेना था आपको, एन आपका 10 है और डी बार आपका 2 आया है, 2 का स्क्वायर कर लिया अपॉन 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 3.162। आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 3.162। अब हम टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालें, डी बार हमारे पास 2 आ गया, माइनस 0 अपॉन एस हमने 3.162 निकाल लिया है, अंडर द रूट एन जो है आपका वो 10 है। इस तरीके से आपकी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकली है 2। अब हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे टी की कैलकुलेटेड वैल्यू और टी की टेबल वैल्यू पे। टी की जो टेबल वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 पे आपकी 5% लेवल पे वो 2.262 है और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 2 आई है, यानी कम है। जब आपकी टी की कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है टी की टेबल वैल्यू से, इसका मतलब H0 आपका एक्सेप्ट हो जाता है। जो हमने H0 लिया है वो बिल्कुल सही है। क्या है ये बताता है कि इससे कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ा है ब्लड प्रेशर पर मरीजों से, इस दवा से कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है जिसके बारे में इसको स्वीकार किया जा सके। अब हम क्या करते हैं, अगला जो लास्ट एंड फाइनल जो है वो टी टेस्ट हम और कहाँ काम में लेते हैं, हम टी टेस्ट और काम में लेते हैं जब हमारे को एक छोटे सैंपल के कोरिलेशन कोफिशिएंट की अगर हमें क्या करना हो, उसकी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना हो कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एक छोटे सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने निकाला, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसका अगर हम डिसीजन लेना चाहते हैं तो हम टी टेस्ट काम में ले सकते हैं। If we are to test hypothesis that the correlation coefficient of population is 0, it means variable in the populations are uncorrelated। हम ये पता लगाना चाहें कि भाई जो है वो पॉपुलेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कितना 0 है, यानी पॉपुलेशन की जो वैल्यूज है वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है, तब हम इस टेस्ट को काम में लेते हैं। और टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट कोरिलेशन यानी R अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस R स्क्वायर multiply under the root n minus 2. For example, is a correlation coefficient of 0.5 significant if obtained from random sample of 11 pairs of value from a normal population? 11 पेयर का हमने 11 जोड़ों की कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने निकाला, 0.5 आया और ये कैसा था, नॉर्मल पॉपुलेशन से था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से था जिसकी वेल शेप थी। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो 0.5 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो हमने अपना जो नल हाइपोथेसिस दिया वो ये मान लिया R इज नॉट सिग्निफिकेंट, R हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल इसका उल्टा हो गया कि हमारा जो R है वो सिग्निफिकेंट है। अब क्या करेंगे, हमारे को क्या दिया हुआ है, गिवन दैट R इज इक्वल टू 0.5, N इज इक्वल टू 11, डिग्री ऑफ फ्रीडम N-2 किया तो 9 आ गया और इसका 0.05 पर जो टेबल वैल्यू है वो 2.262 है। अप्लाई टी स्टैटिक, हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, R की वैल्यू रख दी हमने, N-2 की वैल्यू रखी और हमने इसको निकाला तो हमारा टी का जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया वो 1.732 आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिसीजन लेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर भी आपका टी का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टी की टेबल वैल्यू से कम आ रखा है, इसका मतलब आपकी H0 एक्सेप्ट है। ये बताती है कि गिवन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है।
इसके बाद हम Z टेस्ट जो है वो Z टेस्ट मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करवा रखा था। ये Z टेस्ट जो है बेटा ये बताता है कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, दो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के बीच में जो है वो जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस है या नहीं है स्मॉल सैंपल में, उनको बताता है। और इसको जेड ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसको डेवलप किया था प्रोफेसर R.A. फिशर ने, इसलिए इसको फिशर टेस्ट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इसके अनुसार क्या है, कोरिलेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जेड। हम क्या करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जेड के रूप में, और इसको जेड ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या किया जाता है, इस तरीके से देखिए, हमने जो ऑब्जर्व वैल्यू R है वो ले ली, और फिर उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जेड ट्रांसफॉर्मेशन में। फॉर टेस्टिंग वेदर R डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम जीरो, द टी टेस्ट इज प्रेफरेबल। अगर आपको R को सिग्निफिकेंटली फ्रॉम जीरो से सिग्निफिकेंट है या नहीं है, अगर ऐसा टेस्ट करना है तो आप टी टेस्ट काम में लीजिए, अदरवाइज हम जेड टेस्ट काम में लेते हैं। फिशर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम इस तरीके से बता सकते हैं, z माइनस एप्सिलॉन अपॉन 1 अपॉन अंडर द रूट n माइनस 3, और z माइनस एप्सिलॉन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन z। यहाँ हम ये मानकर चलते हैं, अगर आपका जो है इफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दिस स्टैटिक एक्सीड देन 1.96, अगर 1.96 से ज्यादा आ जाती है z ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, तो इसका मतलब आपका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अगर 1.96 से ज्यादा वैल्यू आ जाती है और उससे कम आती है तो जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस नहीं है। जेड टेस्ट को हम लगाने से पहले इसकी जेड ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लें। जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, 1/2 log E 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस R, और 1/2 को जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है 1.1513 log 10, पहले log E था, अब log 10 आया, तो वो ये वैल्यू भी आपकी 1/2 की 1.1513 हो गया, और बाकी सेम है। एप्सिलॉन में होगा आपका, एप्सिलॉन जो है वो पॉपुलेशन की कोरिलेशन को बताता है, और z जो है वो सैंपल की कोरिलेशन को बताता है। एप्सिलॉन आपका 1/2 log E 1 प्लस रो अपॉन 1 माइनस रो, और 1.1513 log 10 ब्रैकेट 1 प्लस रो एंड 1 माइनस रो। रो रेफर टू दी पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो रो है वो पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोफिशिएंट को बताती है। और SZ निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 अपॉन अंडर द रूट n माइनस 1 कर दें। केस फर्स्ट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ R डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सम हाइपोथेटिकल वैल्यू। एक एग्जांपल दे रखा है आपके सामने, R की ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व मतलब आपने अंदाजा लगाया है, और मतलब ऑब्जर्व मतलब आपने कैलकुलेट किया है, और हाइपोथेटिकल वैल्यू आपने उसके बारे में अंदाजा लगाया है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ R डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द सम हाइपोथेटिकल वैल्यू from a sample of 19 pairs of observations. The correlation coefficient is 0.5 and the corresponding population value is 0.3. Is the difference is significant or not? आपने एक सैंपल एक पॉपुलेशन का में से आपने 19 जोड़े लिए, 19 जोड़े आपने रैंडमली सिलेक्ट किए, और उनके बीच में आपने कोरिलेशन निकाला। वो कोरिलेशन आपका कितना आया, 0.5 आया। और फिर आपने ये अंदाजा लगाया कि जो पॉपुलेशन है उसमें जितने भी जोड़े हैं उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो 0.3 है। तो इन दोनों में जो ये अंतर है ये सार्थक है या नहीं है, इसको हमें टेस्टिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, जेड टेस्ट काम में लेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम हाइपोथेसिस लेंगे, हम कहेंगे कि दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये हमने नल हाइपोथेसिस ले ली, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में से नो हटा दीजिए, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही। यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्मेशन, हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन को काम में लेंगे, क्योंकि हमारे पास R भी है और हमारे पास N भी है। R 0.5 है, 0.5 लेके आपने Z की वैल्यू निकाली, लॉग में सब चीजें कैलकुलेट होती है, 0.549 मूव नहीं कर रही है, बस Z टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा रहा है। ये आपको नहीं दिख रहा है? हाँ सर, अभी Z टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वही लिखा है। सॉल्यूशन नहीं आ रहा? यूजिंग T ट्रांसफॉर्मेशन, वो सॉल्यूशन सर। आ रहा है ना, दिख रहा है ना? हाँ जी सर। स्लाइड नंबर 33 सर। अब आपने Z की वैल्यू, Z ट्रांसफॉर्मेशन में इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 0.549 आ गई। ऐसे ही हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे, तो एप्सिलॉन में भी सेम, आप जो पॉपुलेशन का वो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसको आपने एप्सिलॉन ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दीजिए, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3
0.09 आ गई। अब हम क्या करें, Z ट्रांसफॉर्मेशन को डिग्री ऑफ कैलकुलेट फ्रीडम करें। दे रहे थे, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज नहीं है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज नहीं है, ये तो खत्म अच्छा। हो चुका है। जेड टेस्ट नया आ गया है, वो टी टेस्ट खत्म हो चुका है। वही सर ये मैं जेड पूछ रही ट्रांसफॉर्मेशन थी। बता रहा हूँ, जब आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए। फिर आपने जेड ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट किया, Z1 माइनस Z2, सॉरी ये चलिए साहब, अब आपने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन Z का क्या आ गया, 1/√n-3 का अंडर रूट किया आपने, तो आपकी वैल्यू आ गई 0.25। अब Z ट्रांसफॉर्मेशन आप निकालेंगे, Z माइनस एप्सिलॉन अपॉन SZ, और वैल्यू कितनी आ गई, 0.96 आ गई। इसका मतलब 1.96 से वैल्यू क्या है, कम है। इसका मतलब आपकी Z ट्रांसफॉर्मेशन की कैलकुलेटेड वैल्यू उसकी टेबल वैल्यू से कम है। इसका मतलब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इनमें नहीं है। Difference between sample correlation या Z and epsilon is less than 1.965% level. The difference could have been arisen due to fluctuations of sampling. ये जो थोड़ा बहुत इनमें अंतर आया है, अंतर सार्थक नहीं है, ये हमें पता लग गया। और थोड़ा वो जो अंतर आया है वो हमने जब सैंपल कलेक्ट किए थे उसमें छोटे मोटे उतार चढ़ाव जो आए थे सैंपलिंग के टाइम, उसके कारण से आया है। इसलिए H0 को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और ये बताते हैं कि इनमें जो दोनों पॉपुलेशन और सैंपल की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसको हम सही मान सकते हैं। अब दूसरा केस जो है, टू टेस्ट सेकंड Z, इसका Z ट्रांसफॉर्मेशन का या Z टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का सेकंड यूज जो है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर दो इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उनके बीच में पहला तो था सैंपल और पॉपुलेशन के कोफिशिएंट के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये पता लगाना। सेकंड जो है वो ये कह रहा है कि दो इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए तो इन दिस केस वी अप्लाई फॉलोइंग फॉर्मूला। हम Z स्टैटिक कैसे निकालेंगे, Z1 माइनस Z2, स्टैंडर्ड एरर Z1 माइनस Z2। Z1 जो है वो आपको फॉर्मूला दे रखा है, सिर्फ R1 आ जाएगा वहां R की जगह, और Z2 का फॉर्मूले में R2 आ जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम है। SE Z1 माइनस Z2 में जो है वो अंडर द रूट 1/n1 माइनस 3 और प्लस 1/n2 माइनस 3 रह जाएगा। ये देखिए एक एग्जांपल है आपके सामने, दो सैंपल दे रखे हैं। द फॉलोइंग डेटा गिवन सैंपल साइजेस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज यूजिंग फिशर Z ट्रांसफॉर्मेशन। सैंपल साइज दे रखी है, एक 5 और दूसरी 12, और दोनों की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है। जिस सैंपल की साइज 5 है उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.87 है, और जिसकी 12 सैंपल साइज है उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.560 है। अब हम क्या करें, सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि दोनों ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। HA बिल्कुल उसकी उल्टी हो गई। हम Z ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके Z1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आप R1 डाल के और लॉग से निकाल सकते हैं, लॉग टेबल से 1.33 आ गई। और Z2 सिमिलरली आपने निकाला तो Z2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0.633 आ गई। SE Z1 माइनस Z2 निकाला तो 0.782 आ गया। अब आप क्या करेंगे, Z ट्रांसफॉर्मेशन में इन वैल्यूज को डाल देंगे और Z की वैल्यू निकालेंगे। Z स्टैटिक कितना आया आपका, 0.895 आ गया, अभी भी 1.96 से कम है। द डिफरेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 इज लेस देन 1.96, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। द डिफरेंस could have arisen due to fluctuations of sampling। सैम्पलिंग के इकट्ठा करते समय जो भी उतार चढ़ाव आए थे उसके कारण से थोड़ा बहुत डिफरेंस उत्पन्न हो गया है, बाकी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इनमें मौजूद नहीं है। इसलिए हमारी H0 क्या होती है, एक्सेप्ट होती है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन फर्स्ट एंड कोरिलेशन सेकंड, R1 एंड R2।
अब जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर रिसर्च और खास करके बिहेवियरल साइंसेस जो हैं, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज हैं या कॉमर्स हैं, उनमें ज्यादातर काम में आने वाला टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट। और मैंने बहुत सी थीसिस ऐसी देखी है जिनमें फ्रीक्वेंटली काई स्क्वायर टेस्ट सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। इसको हम पढ़ना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा होता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। फिर इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। और फिर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ काई स्क्वायर क्या होते हैं, काई स्क्वायर के कोई कॉन्स्टेंट्स होते ही नहीं है, इसके बारे में पता लगाएंगे। फिर यूजेस ऑफ काई स्क्वायर क्या होता है, ये हम पता लगाएंगे। और स्पेशल प्रॉपर्टीज काई स्क्वायर की कौन कौन सी है और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है काई स्क्वायर की। और एक यर्ट्स करेक्शन आता है काई स्क्वायर में, वो क्या चीज है, और काई स्क्वायर की कुछ केस स्टडीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट वो होता है जो बंधा होता है डिस्ट्रीब्यूशन से। अ स्टैटिकल टेस्ट इन विच स्पेसिफिक assumptions आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। जो पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन का कोरिलेशन है, जिसको हम जनरली म्यू, सिग्मा और रो से डिनोट करते हैं, ये क्या होते हैं, ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। और इनके बारे में जब हम कुछ assumptions ले लेते हैं किसी टेस्ट में, तो वो क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाता है। assumption that population data are normally और बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक assumption हमने ले ली कि जो है वो पॉपुलेशन का डेटा कैसा है, नॉर्मली है और बेल शेप्ड है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन का जो मीन को हम म्यू से बताते हैं, मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर हैं और जो उसकी सर्वोच्च चोटी है वहां से ये निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट जो है वो कैसे हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। कैसे टेस्ट होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल फ्री होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के हम ऐसे assumption लेके नहीं चलते कि जो टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली है या बेल शेप्ड है। और ये 1945 के बाद जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्टों का यूज बहुत ज्यादा होने लग गया है, और खास करके व्यवहारिक विज्ञान जो है, बिहेवियरल साइंसेस जो है, इसमें इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। मेरी थीसिस में भी मैंने जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट को बहुत ज्यादा काम में लिया है। और काई स्क्वायर टेस्ट को कंप्यूट करना बहुत आसान है। आप डेटा कलेक्ट करके और एसपीएसएस में डिकोडिंग करने के बाद जब इनपुट करते हैं उसको एसपीएसएस में और फिर कमांड देते हैं, तो काई स्क्वायर टेस्ट इजीली अपने रिजल्ट्स को शो कर देता है। तो इसमें जब हमने कोई ऐसी assumption ही नहीं ली कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बेल शेप्ड है या नॉन बेल शेप्ड है, तो इसमें ये पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कैसा भी हो। इसकी पूंछ चाहे राइट हैंड साइड लंबी हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड लंबी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। और उसका एग्जांपल है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट कैसा है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो सबसे पहले 1863 में आम्बे और 1875 में हेलमल्ट ने जो है इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था। आम्बे और हेलमल्ट ने 1863 में आम्बे ने और 1875 में हेलमल्ट ने। लेकिन इसको सबसे ज्यादा विस्तारित और वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय जो है वो कार्ल पियर्सन को जाता है। कार्ल पियर्सन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन और बायोस्टेटिशियन थे, जिन्होंने 1900 यानी 1900 में इस टेस्ट को जो है वो बहुत परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप में, साइंटिफिक रूप में दुनिया के सामने रखा। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल को भी इन्होंने संसार के सामने रखा। काई स्क्वायर टेस्ट बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। प्रत्येक प्रकार के रिसर्च में, ज्यादातर जो आपका व्यवहारिक विज्ञान के विषय हैं उनमें इसे जो है जनरली डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर काई से। और काई के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो काई स्क्वायर बन जाता है। काई जो होता है वो एक्स जैसा मिला जुला सा एक वो लेटर है ग्रीक लैंग्वेज का। और इसे जो डिफाइन किया जाता है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल के। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उस पूरी वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं, तो काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है।
या यूं कहें काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसका स्क्वायर अपॉन एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर ओ या एफ ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को बताता है, ई और एफ ई जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को बताता है। अब देखिए हम जो है काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर द स्टेप्स रिक्वायर्ड आर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकालते हैं। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एफ ई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस जो नीचे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई और एफ ई इज इक्वल टू आर टी। आर टी का मतलब है रो टोटल इंटू कॉलम टोटल। रो जो आड़े रूप में जो पंक्तियां होती है उन्हें रो कहते हैं। जैसे अगला मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आड़ी चल रही है ये तो है आपकी रो, और जो खड़े चल रहे हैं ये है आपके कॉलम। तो आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला है, रो के टोटल को कॉलम के टोटल से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दें हम n से। यहाँ पर आपका E और FE बता रहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को, RT बता रहा है द रो टोटल फॉर द रो कंटेनिंग द सेल, और CT बता रहा है कॉलम टोटल फॉर द कॉलम कंटेनिंग द सेल। जो जिस कॉलम में हम खड़े हैं उस कॉलम के टोटल को, और रो टोटल जो है जिस रो की सेल में हम खड़े हैं उसके रो के टोटल को बताता है। हर एक के लिए अलग अलग होगा ये। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बताता है। एक एग्जांपल है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द कलर ऑफ आईज ऑफ फादर्स एंड सन्स फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। काई स्क्वायर बेटा कब काम में लिया जाता है, जनरली मैं आपको बता दूं, काई स्क्वायर तब काम में लिया जाता है जब दो प्रकार के गुणों में आपस में संबंध है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है। सबसे पहले आपको ये ऑरेंज वाली टेबल दी हुई रहती है, या हमने जो कलेक्ट किया है डेटा वो ऑरेंज वाली टेबल है, ये हम डेटा कलेक्ट करके लेके आए हैं। इसमें हमने कलर किसका डेटा कलेक्ट किया है, आई कलर ऑफ फादर्स। एक तरफ तो हमने लिया है पिता के आंखों का कलर, और दूसरी तरफ हमने लिया है पुत्रों की आंखों का कलर। हमने दो वर्गों में बांटा है, एक तो नॉट ब्लू जिसको हम बी से दर्शा रहे हैं, फादर की आई को तो बी से दर्शा रहे हैं, और ब्लू ऐसे फादर जिनकी आई ब्लू है उन्हें हम बीटा से दर्शा रहे हैं, और सन जिनकी आंख नीली नहीं है उसको हम ए से दर्शा रहे हैं, और जिनकी आंख नीली है उसको हम अल्फा से दर्शा रहे हैं। और ये हमने हम लेके आए 230 जो है वो बच्चे ऐसे थे जिनकी आंखों का कलर ब्लू नहीं था, और 230 ही फादर ऐसे थे जिनकी आंखों का कलर ब्लू नहीं था। ये आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई जिसका रो का टोटल 378 दे रखा है, बी का टोटल, और बीटा का टोटल जो दे रखा है वो 622 दे रखा है, और आपका ए का टोटल 381 है, और अल्फा का जो टोटल है वो 619 है। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका ए बी का 230 वाला जो है, समझिएगा बेटा 230 वाला हम निकाल रहे हैं। जो तो 230 का रो का टोटल कितना है 378, 378 लिख लिया हमने। फिर 230 का रो का टोटल 378 है, और कॉलम का टोटल 381 है, 381 है। तो 378 इंटू 381 डिवाइड बाय टोटल, इसका जो दोनों तरह की फ्रीक्वेंसी का टोटल ये देखिए आपके सामने n दे रखा है 1000, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू कितना आ गया 144.018। हम इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 144। अब इसके जैसे आपने 144 लिया तो 144 ये यहाँ पर आ गया, आपका ए बी की जगह आ गया 144। अब अगर हम 378 में से 144 घटाते हैं तो आपका अल्फा और बी की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा बी की वैल्यू आएगी, अल्फा और बी की वैल्यू आई 378 माइनस 144, तो 234, आपने 234 रख दिया। ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं। हमें चाहिए अल्फा बीटा कितना, 381 में से अगर हम 144 माइनस कर दें तो 237 आ जाएगा। एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले से, फिर आप इसको टोटल और रो की टोटल और कॉलम की टोटल से एडजस्ट करते हुए निकाल सकते हैं इजीली। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने जो ग्रुप बनाए थे ए बी अल्फा बी ए बीटा अल्फा बीटा, इनके हिसाब से आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, और फिर इनका स्क्वायर करके और उसको एफ ई से डिवाइड करते हुए इसका समीशन कर लीजिए। तो ये आपका काई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। लास्ट में बिल्कुल काई स्क्वायर की वैल्यू आई है आपकी 133.399। बहुत ईजी है, सिंपल सी है, ज्यादा हार्ड नहीं है।
फिर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर जो है आपका, हमेशा काई स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके अनंत के बीच में होती है, नॉन नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखना है कि आपका जो काई स्क्वायर है वो नॉन नेगेटिव होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और अनंत तक होगा। ये इफ काई स्क्वायर 0, अगर काई स्क्वायर 0 है तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर कंप्लीटली कोइंसाइड मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ने पूरा एक दूसरे को ढक लिया है। यानी नीले आंख वाले पुत्र और नीले आंख वाले पिता की संख्या समान है, और नीले नहीं आंख वाले और नीले नहीं आंख वाले पुत्र और पिता दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। और यदि अगर ये इन्फिनिटी आती है तो ये बताता है कि इन दोनों में जो है विषमता है, डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ये बताता है कि दोनों में इतनी विषमता विद्यमान है, दोनों अलग अलग हैं, पिता और पुत्रों की आयु आंखों का कलर जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब आप क्या करते हैं, आपने ये निकाल लिया, काई स्क्वायर निकालना आपने सीख लिया, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग अंडर काई स्क्वायर। इसमें भी सेम बिल्कुल उसी की तरह है जैसा टी टेस्ट में था, जैसा जेड टेस्ट में था। अगर इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो आपका क्या होगा, H0 रिजेक्ट हो जाएगा, जो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। देन द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल, H0 इज रिजेक्टेड। और यदि कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से, किसकी, काई स्क्वायर की, अपना कैलकुलेटेड वैल्यू है वो काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब आपके दोनों फ्रीक्वेंसीज में, चाहे वो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और आपकी H0 क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखने की है, काई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स अपर लिमिट इज इंफिनिटी। मैंने आपको पहले बता दिया था। इट इज आल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, इट इज स्टैटिक एंड नॉट अ पैरामीटर। ये क्या है, एक स्टैटिक है, पैरामीटर नहीं है, इसीलिए इसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो यहाँ पर अलग होती है काई स्क्वायर के लिए। काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली हमें निकालना इसलिए होता है क्योंकि इससे हमें पता चलता है इसकी लिमिटेशंस का, और इसके टेबल वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिनोट करते हैं नू से। ये ग्रीक भाषा का जो संकेत है नू, और इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसे कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कॉलम -1 को इंटू कर दें, यदि कॉलम की संख्याओं में से एक घटाकर रो की संख्याओं में से एक घटाकर दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए, जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी काई स्क्वायर की। सी है नंबर ऑफ कॉलम्स, आर है नंबर ऑफ रोज। सी में से एक घटाकर जो आया है उसको आर में से एक घटाकर जो आया है उन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो ये आएगा। अब मान लीजिए आपका रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो 2 - 2 1 आंसर आया, फिर 2 - 1 आंसर आया, दोनों को गुणा किया तो आपस में 1 आया। अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो 3/3 का है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, 4/4 का है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है। सिंपल सी बात है, जितना रो ऑफ कॉलम है उससे एक कम का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर के लिए आ जाएगा। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फंक्शन है किसका, सी काई स्क्वायर की पावर नू अपॉन 2 - 1 बाहर ब्रैकेट में e माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर e की एक वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू होती है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग जानते हैं, और नू जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताता है, और a क्या है, कांस्टेंट है डिपेंडिंग ओनली ऑन नू। एक छोटे स्मॉल के लिए एक डाउट सर, जैसे आपने टी टेस्ट में बताया, जेड में भी बताया, जो हमारी टेबल वैल्यू होती है वो कौन डिसाइड करता है सर? हम जब डिग्री ऑफ टेबल वैल्यू डिसाइड नहीं होती बेटा। जैसे लॉगरिथम की टेबल है वो कौन डिसाइड करता है, वो तो बनी हुई है। अच्छा, तो वो भी फिक्स्ड होती है सर? वो फिक्स होती है, बस उसमें फर्क ये होता है जैसे लॉग की 2 टेबल हैं, एक तो लॉग और एक एंटी लॉग, और इनकी वैल्यूज, इनकी जो टेबल वैल्यूज है इसकी काई स्क्वायर की या जेड टेस्ट की या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो अलग अलग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 5% पे, 10% पे और 1% पे अलग अलग वो हाँ उतने परसेंट पे फिक्स होगी ना सर? फिक्स होती है, वो फिक्स बनी हुई है। सर थैंक यू सर। फॉर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन सर्वली स्कीव टू द राइट। अगर छोटा सैंपल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो छोटा सैंपल है, अगर आपका वेरी स्मॉल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत छोटा है तो काई स्क्वायर क्या होगा,
राइट की तरफ लंबे पूंछ वाला होगा, राइट की तरफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्यूड होगा, राइट हैंड साइड में स्क्यूड होगा। और जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका जो काई स्क्वायर कर्व है वो भी कैसा बनता चला जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता चला जाएगा, सिमेट्रिकल बनता चला जाएगा, बेल शेप्ड बनता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ दे रखा है मैंने, ब्लू वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको अलग अलग कलर में दे रखी है। द शेप ऑफ काई स्क्वायर कर्व गिवन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपका 2 है तब एक बिल्कुल एक सिंगल सी लाइन है, ये खड़ी सी लाइन है। नहीं, जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका सर जो आप बोल रहे हैं वो प्रेजेंट शो नहीं हो रहा सर। शो नहीं हो रहा, हो रहा है सर, अभी भी शो नहीं हो रहा। ये हो रहा है 49 सर। नंबर स्लाइड नहीं आ रही, हो रहा है हो रहा है। सर, हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है सर। आपके यहाँ बेटा एरर होगी शायद। हो रहा है सर। अब देखिए आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जब अलग अलग होगा तब इसकी शेप अलग अलग होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 है, 2 का मतलब आपका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 है, तो आपका काई स्क्वायर का जो शेप होगी वो कैसी होगी, इस ब्लू लाइन के जैसी होगी। और यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, यानी आपकी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज है वो 4 है, तब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। तब आपकी जो कर्व है इसका काई स्क्वायर का वो ग्रीन कलर का होगा। देखिएगा थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ झुका तो है, पहले वाला तो बिल्कुल खड़ा है, ढाल वाला था। अभी भी राइट हैंड साइड स्कीव्ड है, राइट हैंड साइड इसकी पूंछ बहुत लंबी है। जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, 5, 6 हो रहा है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में तो आ रहा है, लेकिन अभी भी ये राइट हैंड साइड में क्या है, स्कीव्ड है। फिर हम बात करते हैं कांस्टेंट ऑफ डिग्री ऑफ कांस्टेंट ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिल्कुल बराबर होता है, नू के बराबर होता है। और वेरिएंस जो है वो 2 टाइम्स नू होता है। काई स्क्वायर का जो वेरिएंस है वो 2 टाइम्स नू होता है, 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और इसके मोमेंट्स हमने हर एक टेस्ट के मोमेंट्स होते हैं, और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के भी कुछ मोमेंट्स हैं। μ1 फर्स्ट मोमेंट जो है उसको μ1 बोलते हैं, वो x बार के बराबर होता है। x बार μ1 जो है वो 0 है। सेकंड मोमेंट इसका जो है वो वेरिएंस के बराबर होता है, यानी 2 नू के बराबर होता है। और थर्ड मोमेंट 8 नू के बराबर होता है। और फोर्थ मोमेंट जो है वो 48 नू प्लस 12 नू स्क्वायर होता है। ये सब चीजें फिक्स फॉर्मूले हैं, दिए रहते हैं। और ऐसे ही आपके मोमेंट दिए रहते हैं इसके स्कीवनेस के। बीटा 1 जो है वो 8 अपॉन नू होता है, और बीटा 2 जो है वो 3 प्लस 12 अपॉन नू होता है। इतना गहराई में कोई नहीं जाना, हमें सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट को सिंपली अप्लाई करना आना चाहिए, और अपने रिसर्च में जहां जहां यूज हो वहां हमें करना चाहिए। काई स्क्वायर टेस्ट व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 30, अगर ग्रेटर देन 30 है तब क्या होगा, द टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर आर अवेलेबल ओनली अप टू 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर की जो टेबल मैं बता रहा था, जैसे आपकी लॉग की टेबल होती है, वैसे ही काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है, वो केवल 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक है। अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 से ज्यादा चला गया है तो इसका मतलब आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल है उसको आप काम में ले सकते हैं। एंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर एक्स बार इज इक्वल टू जो है एक्स बार क्या बन जाएगा, जैसे ही 30 से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएगा तो ये अंडर द रूट 2 नू माइनस 1 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 रिस्पेक्टिवली। आपका मीन जो है वो ये बन जाएगा, और मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 बन जाएगा। इस एप्लीकेशन जब ऐसा होगा तब आपको है ना जेड टेस्ट ही काम में लेना है, काई स्क्वायर टेस्ट आपको काम में नहीं लेना है। हाँ, एक अल्टरनेटिव पहले मैंने आपको बताया था कि ये आर टी इंटू सी टी अपॉन एन जो है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर टी इंटू सी टी अपॉन एन। एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है जिसको आप 2/2 की टेबल में आराम से यूज कर सकते हैं। इन अ 2/2 टेबल वेयर द सेल फ्रीक्वेंसीज एंड मार्जिनल टोटल आर एज बिलो अस। आपको दे रखे हैं, देखिए फर्स्ट ग्रुप की ए सी बी डी, ये ऊपर जो इस तरफ कॉलम में तो बता रखा है पुत्रों की आंखों का कलर, और रो में बता रखा है फादर की आंखों का कलर। तो आपको इसको ए बी सी डी से आपने इसको डिनोट किया, तो कॉलम का टोटल होगा ए प्लस सी फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का टोटल होगा बी प्लस डी, फर्स्ट रो का जो टोटल होगा वो ए प्लस बी होगा, सेकंड रो का जो टोटल होगा वो सी प्लस डी होगा। यदि थर्ड रो को जोड़ लिया जाए तो एन आ जाएगा, और थर्ड कॉलम को जोड़ लिया जाए तो आपका एन आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं,
एक्सपेक्टेड काई स्क्वायर को हम सीधा शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। काई स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, ए को डी से मल्टीप्लाई किया, माइनस जैसे हम मैट्रिक्स में करते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में माइनस सी इंटू बी कर दिया, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर करके उसको एन से मल्टीप्लाई कर दें और अपॉन में ये चारों ए बी ए सी प्लस बी डी प्लस ए बी प्लस सी डी को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर डायरेक्ट भी निकल के आ सकता है, उतना माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। और यदि येट्स का करेक्शन हमें करना हो तब क्या करेंगे, हम वापस वही का वही है, माइनस बस यहाँ पर 1/2n हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही की वही है। येट्स के करेक्शन को, येट्स का करेक्शन कब करते हैं, जब आपकी कोई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 5 से कम होती है तब हम येट्स करेक्शन को काम में लेते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको। कंडीशंस इन द एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? पहला तो रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए। सैंपलिंग कैसी होनी चाहिए? रैंडम होनी चाहिए, जिसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज पे बेस्ड होनी चाहिए और कोई भी फ्रीक्वेंसी 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी 5 से कम होगी तो हमें येट्स का करेक्शन करना पड़ेगा। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन अकरेंस। जीरो नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। द कांस्टेंट ऑन द सेल फ्रीक्वेंसीज इफ एनी शुड बी लीनियर। हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों क्या है, लीनियर हैं। समीशन ओ इज इक्वल टू समीशन ई इज इक्वल टू एन होता है। इट इज नॉट मीनिंगफुल फॉर रिपीटेड मेजरमेंट्स। रिपीटेड मेजरमेंट्स के लिए ये अर्थपूर्ण नहीं है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, एक तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसमें पैरामीटर्स नहीं होते, मीन मोड मीडियन वाले पैरामीटर्स नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हम ये मान के चलते हैं ये सतत डिस्ट्रीब्यूशन है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड है ये। यूजफुल मेथड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इट इज ऑलवेज बी समीशन एफ ओ माइनस एफ ई इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है हमेशा कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस अगर निकालें और उसको अगर हम जोड़ लें तो वो 0 आएगा हमेशा। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा n के बराबर आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब येट्स का करेक्शन क्या है? येट्स का करेक्शन बताता है कि जब भी आपका कोई भी सेल अगर इसका काई स्क्वायर टेबल का कोई भी सेल की फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम है तो हमें उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी अगर हम संशोधन नहीं करेंगे तो हमारी जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी और इससे क्या होगा, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसके रिजेक्ट होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो रिजेक्शन एरिया में चली जाएगी, टेबल वैल्यू से बाहर निकलने की और चली जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, येट्स का करेक्शन हमें करना पड़ता है। और येट्स का करेक्शन जो है वो एफ येट्स ने 1934 में सुझाया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको येट्स करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है यूज किया जाता है जनरली 2/2 की टेबल में, जब टेस्टिंग फॉर इंडिपेंडेंस इन कंटिंजेंसी टेबल ऑफ 2/2 की टेबल में इसको यूज किया जाता है। और येट्स का करेक्शन को करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जो आपका छोटा है 0.5 से जो छोटी फ्रीक्वेंसी है उसमें आप क्या करेंगे, +5 कर देंगे, +0.5 कर देंगे, 1/2 करके, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, इसको हम +5 करके फिर उसके अनुसार संशोधन करके हम आगे एडजस्टमेंट कर लेंगे सारी सेल को। आगे बताऊंगा एक एग्जांपल। येट्स करेक्शन, फॉर एग्जांपल विदाउट येट्स करेक्शन, एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, बी बताता है कॉलम को और ए बताता है, बी और बीटा बताता है कॉलम को, ए और अल्फा बताता है रो को। ये मैं आपको पहले समझा के आ गया। ए बी आपको 2 दे रखा है, अल्फा बीटा 10 दे रखा है और ए बीटा 6 है, अल्फा बीटा 6 है। इनका आपने टोटल कर लिया, बी का टोटल 12 है, बीटा का टोटल 12 है, ए का टोटल 8 है और अल्फा का टोटल 16 है। और एन आपका जो है वो 24 है। दोनों में आप चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो, 24 आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 जो है आपका वो 5 से कम है, इसलिए हमें येट्स का करेक्शन करना जरूरी है। हम पहले बिना येट्स के करेक्शन की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और काई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं येट्स का वो करेक्शन करके दोनों में कितना डिफरेंस आता है। तो हमने एफ ई निकाला RT × CT अपॉन n करके, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट 4 आ गई, ये रेड कलर में दे रखा है 4। फिर इसको एडजस्ट करते हुए 4 - 12 में से 4 गया, पीछे बचा 8 लिख दिया आपने अगली रो में। फिर नेक्स्ट रो में आए आप, बीटा के सामने वाली में, बीटा और ए के सामने वाले कंपोनेंट में, नीचे आपका टोटल 8 था, 8 में से आपने 4 माइनस कर दिया, जो पहले निकाल दिया आपने RT × CT करके, तो 4 आ गया। और इसी तरीके से अगला आपका 8 आ गया। और आप इसको काई स्क्वायर टेबल में रख के
ए बी अल्फा बी ए बीटा और अल्फा बीटा, फिर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और इसको स्क्वायर कर लीजिए और लास्ट इसको डिवाइड करते हुए FE से आप काई स्क्वायर निकालिए। काई स्क्वायर आपका 3 आया है, बिना येट्स के करेक्शन के 3 आया है। अब हम येट्स का करेक्शन करेंगे, येट्स करेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल विथ येट्स करेक्शन ऐड 1/2 और 0.5 इन 2। अब हम 2 में 0.5 ऐड करेंगे तो फिर इसी के अनुसार हमें उस टेबल को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें 2.5 करते ही वहां 10 में से 0.5 कम करना पड़ेगा, 9.5 आ गया। दोनों का टोटल अभी भी 12 ही रहेगा। और कॉलम में अगर बात करें तो नीचे 6 था, यहाँ 2.5 किया है तो 6 में से 0.5 कम करेंगे तो 5.5 आ गया। और इसी के अनुसार आप 6.5 एडजस्ट कर लेंगे और फिर आप RT इंटू CT करके निकालेंगे तो अभी भी आपका जो है वो अल्फा ए बी जो है वो 4 आ रहा है और बिल्कुल वैसा ही चीजें आ रही है। फिर आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल कर देखेंगे। अब आपका काई स्क्वायर जो है वो 1.6875 आया है, यानी ओवर एस्टिमेट नहीं हुआ, अंडर एस्टिमेट हुआ है येट्स करेक्शन करने से। तो हमें बचना चाहिए, अगर किसी सेल में 5 से कम अगर वैल्यू है तो हमें येट्स का करेक्शन पक्का उसमें करके उसको हमें सही कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो है वो नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के चांस हो जाते हैं सही होने पर भी। और अल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि a माइनस बी सी को स्क्वायर करके n और a प्लस बी बी प्लस सी सी a प्लस बी और c प्लस d, ये विदाउट येट्स करेक्शन है। और येट्स करेक्शन में हम -1/2 और n करके कर लेते हैं, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहती है। तो काई स्क्वायर 3 आया है और 1.6875 आया है। अब है स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन काई स्क्वायर टेस्ट। सबसे पहले काई स्क्वायर प्लीज सर, एक्सक्यूज मी सर, सर रिक्वेस्ट आपका 58 जो स्लाइड था प्लीज मुझे एक बार, नेटवर्क इशू था वो समझा दीजिए, जो ग्राफ था। हाँ, विदाउट येट्स करेक्शन वाला। इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, सेम ग्राफ बता रहे थे। पहले बताया था ना सबसे पहले स्टार्टिंग में कि आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालना है। फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बहुत सिंपल बता रखा है, RT इंटू CT अपॉन n करके। RT आपका रो टोटल है 12 मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल है 8, फर्स्ट का है ना, इसका फर्स्ट का AB का। नो सर, सर ग्राफ एक्चुअली 50th स्लाइड थी सर, मेरा नेटवर्क चला गया था 50th। सर समझ में आ गया तो आप तो यूट्यूब पे डाल देना सर। हाँ यूट्यूब पे डाल देंगे। हाँ यूट्यूब पे डाल देना आप तो। हाँ, ये वो रिकॉर्डेड लेक्चर वैसे भी यूट्यूब पे डालेंगे सारे। इसमें मैंने आप आपको आगे बढ़ो बताया सर, था आगे कि आगे आपका बढ़ो जो सर। ग्राफ, आपके जो ग्राफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वेरी होने पर कैसे कैसे इसकी शेप चेंज होती है उसको बताया था। जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर का 2 है तो ये बेल शेप में नहीं होकर एक सीधी बिल्कुल एक रेखा, सीधी एक कर्व के रूप में है ये ब्लू लाइन में। और जैसे ही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुआ तो ये ग्रीन शेप में, बेल शेप में थोड़ा सा शेप में आया। और जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता चला जाएगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलता चला जाएगा। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा ये राइट हैंड साइड में इसकी जो टेल है वो ज्यादा फैली हुई होगी, ज्यादा खिंची हुई होगी। इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटस को डिनोट करेगा। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अब काई स्क्वायर टेस्ट को यूज कहाँ किया जाता है? ये यूजफुल है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, दोनों में जो है स्वतंत्रता का हमें पता लगाना हो, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट का पता लगाना हो, हमें दो या दो से ज्यादा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी होमोजेनिटी का, उनकी वेरिएंस का, मतलब 2 या 2 से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनमें आपस में गुडनेस ऑफ फिट कैसा है, उनमें इंडिपेंडेंस कैसा है, उनमें होमोजेनिटी कैसी है और उनका वेरिएंस कैसा है, इसका अगर हमें पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट को काम में लेते हैं। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे हम पता लगाते हैं कि 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं, 2 गुण, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है 2 गुण आपस में एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है, इसका पता लगाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट को काम में लेते हैं। सपोज वी हैव n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सम एट्रीब्यूट्स। हमने मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको हमने गुणों के आधार पर जो है वो 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, एक रिलेटेड और एक इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्मोकिंग और एजुकेशन एंड लिविंग लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। मान लीजिए किसी के जो जीने की आयु है वो किस पर निर्भर करती है, उसकी नशे की लत पर, मतलब सिगरेट या बीड़ी पीने की लत पर, उसकी शिक्षा पर, या उसके लिविंग स्टैंडर्ड पर।
अगर इन दोनों में आपस में रिलेशन है हुआ तो 100% का ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। और ऐसे ही हम सोशल साइंस के जब वेरिएबल्स को लेते हैं, कॉमर्स की जब हम रिसर्च में वेरिएबल्स को लेते हैं, तो ये इसी टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई रिलेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। In order to test whether or not the attributes are associated, we take null hypothesis that there is no association in the attributes. जनरली जब हम इनके बारे में नल हाइपोथेसिस लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की उल्टी हो जाती है, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। एक एग्जांपल है, देखिए आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ 250 पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। 250 पेशेंट्स का डेटा है जो कोविड-19 से ग्रसित थे और उनके ऊपर एक न्यू वैक्सीन हमने इम्प्लीमेंट की। अब हम ये बताना चाह रहे हैं, स्टेट वेदर द न्यू वैक्सीन इज सुपीरियर टू द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। अब ये बताना चाह रहे हैं कि जो नया अपन ने वैक्सीन ली है वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल जो हम किसके लिए इसको देते हैं, जनरल वायरल में जो दवाइयां देते हैं, वही कोविड में दवाइयां दी थी हमारे को। तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट था वो और नई वैक्सीन कोई आई, उन दोनों का हमने डेटा ले रखा है। नई वैक्सीन का कुछ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, अगर हम पता लगाना चाह रहे हैं तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट आपको दे रखा है न्यू वैक्सीन का और कन्वेंशनल वैक्सीन का। नंबर ऑफ पेशेंट्स है, फेवरेबल है और नॉट फेवरेबल है। न्यू वैक्सीन जो है 140 के तो फेवरेबल है और 30 के नॉट फेवरेबल है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है वो 60 के फेवरेबल है और 20 के लिए नॉट फेवरेबल है। अब हमने क्या किया, ट्रीटमेंट और नंबर ऑफ ये पेशेंट्स के ऊपर जो इनका इम्पैक्ट पड़ा, इसका हमने काई स्क्वायर निकाला। रो का कॉलम कर लिया 170 फर्स्ट रो का, सेकंड का 80 और फर्स्ट कॉलम का टोटल जो है वो 200 और सेकंड कॉलम का जो टोटल है वो 500। और एन जो है या तो रो का टोटल कर लीजिए या कॉलम का टोटल कर लीजिएगा, थर्ड वाली रो का या थर्ड वाले कॉलम का, तो 250 आ गया। और यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 है और टेबल वैल्यू का ई स्क्वायर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर जब आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो 3.84 है। अब हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 3.84 से कम आती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। नल हाइपोथेसिस हम कह देंगे कि भाई ये सुपीरियर नहीं है। देखिए, इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, मेकिंग हाइपोथेसिस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन न्यू वैक्सीन एंड कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। हमने पहले ही हाइपोथेसिस ले ली कि कोई दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है दोनों में। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव बताएगी कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे काई स्क्वायर का, जो मैंने आपको पहले बताया था, RT इंटू CT अपॉन N करके। और आपने जो है वो काई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की टेबल निकाल ली आपने। फिर आपने काई स्क्वायर का कंप्यूटेशन कर लिया और काई स्क्वायर आपका आया 1.839। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 है। डिटर्मिनेशन ऑफ टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 3.84 अपने को पहले से पता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपकी 1 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% हो तो आपकी काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू 3.84 होगी। और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.839 आई है। तो हम डिसीजन लेंगे, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से, इसका मतलब H0 हमारी एक्सेप्ट होती है। इसका मतलब ये है कि नई वैक्सीन और पुरानी वैक्सीन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, और न्यू वैक्सीन में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब कारगर नहीं है। नई वैक्सीन तो भी कारगर नहीं है, इसलिए खोज जारी रखनी जरूरी है। फिर जो है ऑल्टरनेट एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना सर? हम भी तो नहीं, खोज नहीं, कर रहे हैं ना सबकी, हर चीज की खोज कर रहे हैं ना। है जी, हम भी तो खोज कर रहे हैं हर चीज की। हाँ, बात आप खोज PhD कर रहे हो तो अब आप खोज कर रहे हो, तब आप खोज में ये पता लगाओगे कि भाई सरकार ने जो जो योजनाएं चला रखी है जी सर, वो आपके टूरिज्म के लिए कारगर साबित हुई है कि नहीं हुई है। आप ये कहेंगे कि साहब वो पहले आप नल हाइपोथेसिस लेंगे कि सरकार द्वारा इसके टूरिज्म के लिए जो योजनाएं चला रखी है वो कारगर नहीं है। फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करके और इसका टेस्टिंग करते हैं। अगर उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ जाती है टेबल वैल्यू से तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। आप सजेशन देंगे कि इसमें कुछ और किया जाए। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, वो तो आपकी क्वेश्चनियर बनेगी, क्वेश्चनियर बनने के बाद डेटा कलेक्ट करके सब हो जाती है चीजें। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, फिर जो इसका नेक्स्ट यूज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट बताता है। टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट क्या बताता है, वो ये बताता है कि दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज जो हैं, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड, अगर ये फ्रीक्वेंसीज अगर इनको कर्व ड्रॉ किया जाए, अगर इनका कर्व एक दूसरे को ढक ले तो इसका टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट कैसा है, बिल्कुल अच्छा है। और यदि ये एक दूसरे से अलग है
दूर दूर है तो इसका टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। और ये बताता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बाइनोमल है, पॉइजन है, नॉर्मल है, इसके बारे में बताता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को जनरली K-1 से डिनोट किया जाता है टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट में, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स पे। K रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। K जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की क्लासेस को बताता है। एक एग्जांपल दे रखा है आपके सामने टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट का। सपोज द नंबर ऑफ डेथ इन कोटा सिटी ड्यू टू कोविड-19 ड्यूरिंग अ सर्टेन वीक इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोअर्स। किसी एक सप्ताह में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की जो है वो संख्या दे रखी है आपको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 14, 16, 8, 12, 11, 9 और 14 दे रखा है आपके सामने। अब ये कहना चाह रहे हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट deaths are equally distributed during the week। ये कहना चाह रहा है, ऐसी एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कीजिए जिसमें ये मानकर चलें कि सप्ताह में लगभग जो मौतें हुई है वो बराबर हुई है। टेबल वैल्यू आपको पाई स्क्वायर दे रखा है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 12.159। स्टेप फर्स्ट, हम सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे। हम कहेंगे कि डेथ्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ड्यूरिंग द वीक, यानी टोटल डेथ को हम 7 से डिवाइड कर दें, 84 को 7 से डिवाइड किया तो 12 आया। इसका मतलब हम ये मान लें कि डेथ्स नंबर ऑफ डेथ्स आर वीक, नंबर ऑफ डेथ्स 12 डेथ्स इन अ वीक, हमने ये मान लिया HO, और HA मान लिया द डेथ आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द वीक, X बार इज नॉट इक्वल्स टू 12 हमने मान लिया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब आपके पास डेज दे रखे हैं और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 14, 16, 8, 12, 11, 9 और 14, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने हाइपोथेसिस ले रखा है 12, 12, 12, 12 भी है, हमने ये मानकर चला है। फिर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करके उसका स्क्वायर करके, और अगर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके उसको जोड़ लें तो हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4.165। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका दे रखा है वो 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 पे जो आपकी टेबल वैल्यू दे रखी है काई स्क्वायर की वो 12.592 दे रखी है, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू उससे कम है। इसका मतलब हमारा H0 एक्सेप्ट हो रहा है। हम ये मान लें कि भाई सप्ताह में जो है वो 12-12 मौतें प्रत्येक दिन हुई है। Therefore H0 is accepted. It means the deaths are equally distributed during the week. अब जब हम टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, सर जो आपने टेबल बना रखी है हिंदी मिल सकती है क्या? हाँ मिल जाएगी ना, हिंदी में दे देंगे, है ना सर? थैंक यू सर। ठीक। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, होमोजीनियस मींस दैट हैव समथिंग कॉमन। होमोजीनियस का मतलब होता है एक रूप, एक समान या समरूप जिसको कहते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये जो है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का एक्सटेंशन है। इट इज डिजाइंड टू डिटरमाइन वेदर 2 और मोर इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन। इससे हमें पता, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है, ये हमें पता लगाना कि जो हमने 2 सैंपल निकाले हैं वो सेम पॉपुलेशन से निकले हैं या अलग अलग पॉपुलेशन से निकले हैं। इसका पता लगाने के लिए हम टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी करते हैं। इंस्टेड ऑफ वन सैंपल एज वी यूज विथ इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम वी शैल नो हैव 2 और मोर सैंपल्स। फॉर एग्जांपल, हम ये जानना चाहते हैं, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं whether or not university student of various level UG, PG and PhD feel the same in regard to their amount of work required by their professor। It means हम ये जानना चाहते हैं कि UG, PG और PhD के स्टूडेंट क्या ये सोचते हैं कि उनके जो प्रोफेसर उनको वर्क देते हैं वो बहुत ज्यादा है या बिल्कुल बराबर मात्रा का है या थोड़ा कम है, उनकी सोच क्या है ये जानना चाहते हैं। तो हम एक सैंपल लेके UG का, एक PG का और PhD का लेके अगर हम स्टडी करेंगे और इसका पता लगाएंगे तो ये टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है। टेस्ट ऑफ वेरिएंस अगर हमें करना है, इट इज द टेस्ट ऑफ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज अ स्पेसिफिक वैल्यू और नॉट। अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कोई वैल्यू पॉपुलेशन, कोई स्पेसिफिक वैल्यू पॉपुलेशन की वेरिएंस है या नहीं है, ये हम पता लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट को काम में लेंगे। अजम्पशन ऑफ द टेस्ट, इसकी टेस्ट की अजम्पशंस क्या है? सबसे पहली तो ये है कि रैंडम सैंपल होना चाहिए और ये नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया हुआ होना चाहिए, और उसका मीन और वेरिएंस जो है वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर होने चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ गिवन रैंडम सैंपल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रैंडम सैंपल के इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को पूरा करता हो।
इसकी जो प्रोसेस है वो है, सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम जो है वो काई स्क्वायर की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेटेड जो काई स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्मूले से, और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 लेते हैं और कंप्यूटेड टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, फिर काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू लेते हैं और फिर उनको कंपैरिजन करके हम डिसीजन निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है आपके सामने, वेट इन केजी ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। आपके सामने 10 जो है स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है। कैन वी से दैट वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट of all the students from above sample of 10 students was drawn is equals to 20 square kg। ये कहना चाह रहा है कि आपने 10 विद्यार्थियों का एक ऐसे सैंपल से आपने लिया, एक सैंपल से 10 विद्यार्थी लिए और उनके वेट की डेटा ये हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनके जो इस पॉपुलेशन का मतलब पूरे समग्र का जो वेरिएंस है वो 20 स्क्वायर केजी है। गिवन फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दे रखा है n-1, 10-1 किया तो 9 and table value of chi square at 5% level of significance is equals to 16.92। मेकिंग हाइपोथेसिस, हम ये मान के चलें कि पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो 20 के बराबर है। द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू 20, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि 20 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर स्टैटिक का पता लगाएंगे। काई स्क्वायर निकालने के लिए आपने पहले वैल्यू रख ली इसकी पूरी की पूरी जो आपको दे रखी थी वेट की, फिर x माइनस एक्स बार कर लिया आपने, और फिर आपने इसका डेविएशन का स्क्वायर कर दिया और समीशन कर लिया। x बार आपने निकाला 47, x स्क्वायर आपने निकाला समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये आपका आ गया 14। स्टेप थर्ड आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लिया 9, और स्टेप 4 आपका जो है वो डिटर्मिनेशन काई स्क्वायर की वैल्यू निकली आपकी 14 आई है। और अब आप क्या करेंगे, टेबल वैल्यू से इसको कंपैरिजन करेंगे। 14 जो है वो 16.92 से छोटा है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन है टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, देयरफॉर h0 इज एक्सेप्टेड। मतलब जो मीन ऑफ वेरिएंस है पॉपुलेशन का वो कितना है, 20 के इक्वल है। ठीक है ना, 20 के इक्वल है, इसका मतलब जो हमने हाइपोथेसिस ले रखा है नल हाइपोथेसिस वो सही है और वो एक्सेप्ट आपकी हो जाती है। थैंक यू। कोई क्वेरी आपकी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेरी नहीं है आपकी? सर ये सवाल एग्जाम में भी आएंगे ना? नहीं, इस तरीके के एग्जाम आते नहीं है, बस समझने के लिए है। कोई एग्जाम तो न्यूमेरिकल के तो बहुत कम आते हैं। मतलब ये तो टेस्ट के लिए ही है। हाँ, टेस्ट के लिए ही है। जब आप अपना टेस्ट जाएंगे तो इन चीजों को देखा हुआ होगा, तब आपको कुछ चीजें समझ में आएगी कि हाँ ऐसी चीजें थी तो सही। तो ये कोर्स वर्क के इसमें पेपर में तो नहीं आएंगे ना ये सवाल? इतने हार्ड एग्जाम्पल नहीं आएंगे, इनके चीजें आएगी, प्रॉपर्टी क्या है, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ये आएगा। अच्छा, किसने डेवलप किया, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व कैसे होते हैं, ये कर्व वगैरह ये पूछे जा सकते हैं। आप थोड़ा इसको देखिएगा। जी सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी बेटा। नमस्ते सर। मैं यूँ पूछ रही थी कि जो आपने ये स्टैटिक पढ़ाई, तो साहित्य वालों के भी ये सभी टेस्ट करने पड़ेंगे क्या हम लोगों को? नहीं करना है साहित्य वालों को सभी टेस्ट। और सर जैसे ये मतलब सारे टोटल ही जो लेक्चर है वो सब मतलब इनकी पीपीटी इंग्लिश में ही है। इंग्लिश में तो क्या है, मेरा तो सब्जेक्ट ही संस्कृत साहित्य है, तो मेरे तो ये पढ़ने में नहीं आते। तो जैसे आप कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए ना, मैं इसके लिए एग्जाम के लिए हिंदी मीडियम के लिए। बुक तो